पुस्तक 28 अध्याय 21 जंजीरें। उड़ता हुआ जहाज एक अध्यात्म श्रृंखला की ओर उड़ चला। वहां 12 विश्व स्तरीय साधक पद्मासन में बैठे थे। स्पष्टतः वे भी अध्यात्म श्रृंखला को पार करने का प्रयास करना चाहते थे। फुफ, उड़ता हुआ जहाज उतर गया। 8 और लोग इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। लगता है हम नए दोस्त बना रहे हैं। अन्य 12 विश्व स्तरीय साधक जो पहले से ही वहां मौजूद थे मुस्कुराए और जी निंग के समूह का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। फूचोऊ आपका स्वागत करता है, साथी दाववादी। वार्पफ्लेम आपका स्वागत करता है, साथी दाववादी। विश्व स्तरीय सभी साधक उनका अभिवादन करने के लिए आए और निंग के समूह ने उनके साथ कुछ सुखद शब्दों का आदान प्रदान किया। जेनेसिस लैंड्स में लोगों के लिए अनजान चेहरों से बातें करना आम बात थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड के जेनेसिस लैंड्स में पहुंचने वाले सभी विश्व स्तरीय साधक असाधारण व्यक्तित्व वाले होते थे, जिनके भविष्य की संभावनाएं असीम होती थीं। इसके अलावा यहाँ हर तरह की हिंसा वर्जित थी, जिससे उन्हें घात लगाकर हमला करने या छिपकर हमला करने की चिंता नहीं होती थी। इससे लोगों को एक दूसरे से दोस्ती करने का प्रोत्साहन मिलता था, क्योंकि हो सकता है कि इन नए दोस्तों में से कोई एक दिन अलौकिक डाउलॉर्ड या शायद एक शाश्वत सम्राट भी बन जाए। निंग और उसके समूह ने अपना परिचय दिया तथा अपनी सच्ची कहानी में मामूली परिवर्तन किया। साथी दाववादियों, आप इन जंजीरों को पार करके प्राइम रीचेज में प्रवेश क्यों नहीं कर पाए? सोलविंड हंसा। तुम्हें लगता है कि हम नहीं चाहते? बात यह है कि हम कर नहीं पाते। एक मुरझाए हुए विश्व स्तरीय साधक ने तुरंत अपना सिर हिलाया। बाहरी पहुंच से आंतरिक पहुंच में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता उन प्राइमजेंस श्रृंखलाओं में से किसी एक से होकर गुजरना है। अगर तुम ऊपर से उड़ने की कोशिश करोगे तो तुम रसातल में समा जाओगे और निगल जाओगे। हालांकि ये श्रृंखलाएं स्वयं भी काफी खतरनाक हैं। विश्व स्तरीय साधकों के लिए विशेष परीक्षाएं हैं और संसार डोलॉर्ड्स के लिए और भी कठिन परीक्षाएं हैं। दोनों ही परीक्षाएं बेहद खतरनाक हैं और तुम आंतरिक पहुंच के जितना करीब पहुंचोगे यह उतना ही खतरनाक होता जाएगा। ओह, निंग और अन्य 7 लोग काफी उत्सुक थे। मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। डाउलॉर्ड आउलबात अभी भी उनके बगल में बैठा शराब पी रहा था। उसने हंसते हुए कहा, जब तुम प्राइमजेंस जंजीरों पर कदम रखोगे तो कुछ प्रेत तुम पर हमला करना शुरू कर देंगे। तुम जितना आगे बढ़ोगे प्रेत उतने ही ज्यादा शक्तिशाली और संख्या में होंगे। सही कहा, प्राइमजेंस जंजीरें भी तुम्हारे दिमाग पर असर डाल सकती हैं। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम पागल हो सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम पक्के तौर पर मर जाओगे। ठीक है, यह वरिष्ठ सच कह रहा है। इसलिए साथी ताओवादियों, एक बार जब आप प्राइमजेंस जंजीरों को पार करने का प्रयास करते हैं तो जैसे ही आपको लगे कि आप अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं, आपको तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। अगर आप पीछे हटते हैं तो आप अभी भी जीवित रहेंगे। अगर आप जबरदस्ती रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं तो शायद आपको अचानक एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ेगा जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे और जो आपको जंजीरों से गिरा देगा। रसातल आपको निगल जाएगा और आपकी सच्ची आत्मा नष्ट हो जाएगी। आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश करने से बेहतर है कि पीछे हट जाएं। सभी 12 लोगों ने एक जैसी भावनाएं व्यक्त की और नए लोगों को जल्दबाजी से रोकने की कोशिश की। डाउलॉर्ड आउलबात ने भी सिर हिलाया। अगर तुम धीरे धीरे चलोगे और अपनी संभावनाओं का ध्यान से आकलन करोगे तो तुम्हारे जिंदा रहने की संभावना जरूर होगी। अगर तुम जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। आप सभी को धन्यवाद, हम समझते हैं। निंग और बाकी सभी ने सिर हिलाया। निंग के समूह ने एक दूसरे को देखा। ऐसा लग रहा था कि वे इन प्राइमजेंस श्रृंखलाओं की घातकता को बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकते थे। जेनेसिस लैंड्स तक पहुंचने में सक्षम प्रत्येक विश्व स्तरीय साधक असाधारण क्षमता का धनी था, लेकिन प्राइम रीच में प्रवेश करने में 100 में से 1 से भी कम लोग सक्षम थे। इस परीक्षा की कठिनाई अपने आप में सब कुछ बयां कर रही थी। अगर आपने खुद को ज्यादा आंका तो शायद आपकी मृत्यु हो जाएगी। पहले हम इसे आजमाएंगे। तुम तीनों को अभी इंतजार करना चाहिए, सोलविंड ने मन ही मन कहा। ग्रेट जॉय, डार्क नॉर्थ, फायरसेज, स्काईफायर, मेरी सलाह है कि मैं इसे सबसे पहले आजमाऊं। उन्होंने कहा था कि ये प्राइमजेंस चेन किसी के दिमाग को प्रभावित कर सकती हैं और मुझे इस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। जहां तक उन तथाकथित रैट्स की बात है, मैं निश्चित रूप से धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ूंगा। हम ठीक है। निंग, ग्रेट जॉय और बाकी सभी ने सिर हिलाया। 100 में से 1 से भी कम विश्व स्तरीय साधक सफल हो पाते थे, लेकिन हृदय स्वामी सोलविंड एक हृदय शक्ति साधक थे जिन्हें हृदय महल के प्राचीन शिवालयों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। मन और हृदय की शक्ति के मामले में वे निश्चित रूप से अधिकांश साधकों से कहीं आगे थे। निंग और ग्रेट जॉय जैसे अभिमानी व्यक्ति भी जानते थे कि इस मामले में वे सोलविंड से काफी कमतर हैं। 12 विश्व स्तरीय साधक, डाउलॉर्ड आउलबात और अन्य 7 सभी ने हार्टलॉर्ड सोलविंड को प्राइमजेंस श्रृंखलाओं पर आगे बढ़ते हुए देखा। प्राइमजेंस जंजीरें 1000 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी थीं। हालांकि उन्हें जंजीरें कहा जाता था, लेकिन असल में वे पुलों जैसी ज्यादा थीं। फिर भी निंग जैसे लोग एक छोटे से पतले स्टील के तार को भी बिना जरा भी हिले डुले पुल की तो बात ही छोड़िए, आसानी से पार कर सकते थे। जैसे ही सोलविंड विशाल स्टील की जंजीरों से आगे बढ़ा, वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका और बोला, सब लोग, ये जंजीरें वाकई बहुत अजीब हैं। ध्यान रखना कि तुम अपने दिलो दिमाग को इनसे प्रभावित न होने दो। ग्रा ग्रा, जंजीरों के नीचे अंधेरे की असीम गहराई से अचानक 2 मायावी आकृतियां उभरीं। दोनों अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़े। एक ही झटके में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हार्टलॉर्ड सोलविंड की ओर बढ़े।
एक मायावी आकृति एक गंभीर चेहरे वाले आदमी की थी जिसके हाथ में एक युद्ध तलवार था, जबकि दूसरी एक बदसूरत विदेशी प्राणी की थी जिसके 9 हाथों में 9 चाबुक थे। सोलवेंट की निगाहें ठंडी पड़ गईं जब उसने उन 2 प्रेतों को अपनी ओर आते देखा। उसके पीछे ज्वलंत कमलों जैसे जादुई खजानों की एक श्रृंखला खिलने लगी, और जैसे ही वे खिले वे तुरंत धधकते अग्निपक्षियों में बदल गए। आकाश में कुल 391 अग्निपक्षी थे और उन सभी से प्रज्वलित आभा निकल रही थी जिसने उन 2 प्रेतों के हमलों को आसानी से विफल कर दिया। निंग और बाकी लोग ये देखकर भौंचक्के रह गए। क्या ये प्रेत थे? ये साधक क्यों लग रहे थे? ये सभी साधक बहुत पहले मर चुके हैं, डाउल और डाउलबाथ ने समझाया। उनके मरने के बाद उनकी असली आत्माएं नष्ट हो गईं, लेकिन उनकी शक्ति इन विचित्र प्रेतों में बदल गई। चूंकि आप विश्व स्तर पर हैं, इसलिए विश्व स्तरीय प्रेत आप पर हमला करने के लिए भेजे जाएंगे। अगर कोई डाउलॉर्ड वहां से गुजरने की कोशिश करता तो हालात कहीं ज्यादा भयावह होते। निंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। उनमें से कई प्राइमजेंस जंजीरों को पार करने की कोशिश में असफल रहे और उनमें से कुछ अपने समय के वाकई चकाचौंध कर देने वाले व्यक्तित्व थे। आगे चलकर ये प्रेत एक साथ इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से हमला करेंगे। डाउल और डाउलबाथ ने आह भरी। प्राइमजेंस जंजीरों को पार करके प्राइम रीचेस तक पहुंचना, ओह ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। हार्टलॉर्ड सोलिविंड अपने जादुई खजानों को नियंत्रित करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था तथा इसका उपयोग कर सभी बाधाओं को तोड़ रहा था। धमाका धमाका धमाका। प्राइमजेंस की जंजीरें खुद ही हल्के से कांप रही थीं और शक्ति की कई अजीब लहरें निकल रही थीं। निंग उन लहरों को बाहर निकलते हुए देख पा रहा था और हर लहर 30 मीटर तक फैल रही थी। हार्टलॉर्ड सोलविंड को रसातल की विनाशकारी शक्ति से लड़ने के लिए जंजीरों की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा, लेकिन ऐसा करने से वह भी शक्ति से प्रतिबंधित हो गया। हार्टलॉर्ड सोलविंड शांत भाव से आगे बढ़े और अपने जादुई खजानों से सभी हमलावर प्रेतों का वध कर दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, प्राइम रीचेस के नीचे रसातल से और भी ज्यादा शक्तिशाली प्रेत बाहर निकलने लगे। एक हृदय बल साधक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से दूर से जादुई खजानों को नियंत्रित करने में कुशल था। ये प्रेत अभी तक उसे निकट युद्ध के लिए मजबूर नहीं कर पा रहे थे। 500 किलोमीटर उसने बहुत तेजी से बहुत दूर तक पहुंच लिया है। डाउल और डाउलबाथ हैरानी से देखता रहा। यह नौजवान बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसका दिमाग और दिल बहुत तेज है। वह तो जरा भी नहीं हिल रहा। वह प्राइमजेंस श्रृंखलाओं के प्रभावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। वे 12 विश्व स्तरीय साधक जिन्होंने पहले भी प्रयास किए थे और असफल रहे थे, भी विस्मय से देख रहे थे। प्राइमजेंस श्रृंखलाओं का मानसिक प्रभाव उत्तरोत्तर प्रबल होता जा रहा था और 500 किलोमीटर की दूरी पर यह प्रभाव अब अविश्वसनीय रूप से प्रबल हो गया था। सामान्यतः जो लोग मानसिक आक्रमणों को सहन करने में सक्षम थे, वे भी काफी दुखी महसूस करते थे। हालांकि हार्टलॉर्ड सोलविंड के चेहरे पर अत्यंत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस सड़कों पर टहल रहे हों। उन्होंने इसे आसान बना दिया। निंग और अन्य सभी ने मुस्कुराहट प्रकट की। 100 में से केवल एक ही सफल हो सकता है। उन्हें हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने दो। राजकुमार ग्रेटजॉय ने निंग और अन्य लोगों को बेहद आत्मसंतुष्ट तरीके से संदेश भेजा। सही भाई सोलविंड इसे आसान बना रहे हैं। हालांकि निंग और बाकी लोग घमंडी किस्म के नहीं थे, फिर भी वे ग्रेटजॉय की बात से सहमत थे। सर्वांगीण क्षमता के मामले में वे पांचों सचमुच जेनेसिस लेंस के अन्य विश्व स्तरीय साधकों से कहीं आगे थे। आखिरकार ये ब्राइट शो साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोगों में सबसे श्रेष्ठ प्रतिभाशाली लोग थे। हार्टलॉर्ड सोलविंड आगे बढ़ता रहा। 600 किलोमीटर, 700, 8, 9। डाउल और डाउलबाथ और बाकी लोग ये सब देखकर दंग रह गए। हालांकि अंत में हार्टलॉर्ड सोलविंड को भी करीबी मुकाबले में उतरना पड़ा और पहली बार उनके चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई दिए क्योंकि उनकी गति काफी धीमी पड़ गई थी। फिर भी उन्होंने दांत पीसते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अब 1000 से ज्यादा प्रेत उस पर हमला कर रहे थे। हार्टलॉर्ड सोलविंड ने उनसे लड़ते हुए अपना रास्ता बनाया, फिर इस प्राइमजेंस श्रृंखला के अंत तक पहुंचकर प्राइम रीचेज में प्रवेश किया। आहा, उत्कृष्ट, बधाई हो भाई सोलविंड। हम थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ेंगे। सोलविंड, ग्रेटजॉय, निंग, स्काईफायर और फायरसेज बहुत अच्छे मूड में थे। उनकी तरफ से इस चुनौती को चुनौती देने और सफल होने वाला पहला व्यक्ति होना स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत खुशी दे रहा था। ये कैसे संभव है? वह बस ऐसे ही सफल हो गया। डाउल और डाउलबाथ और बाकी लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। प्राइमजेंस की जंजीरों से गुजरना वाकई बहुत मुश्किल माना जाता था, है ना? लेकिन अभी अभी वह गंजा लाल चोगा पहने बच्चा मानो आसानी से उसमें से निकल गया। डार्कनॉर्थ, ग्रेटजॉय, स्काईफायर, फायरसेज। सोलविंड जंजीरों के दूसरे छोर पर खड़ा था, दूर से उन्हें घूरते हुए जोर से पुकार रहा था। प्राइमजेंस जंजीरों का मानसिक प्रभाव बहुत ही भयानक होता है, प्रेतात्माओं के हमलों से भी कहीं ज्यादा। तुम्हें सावधान रहना होगा। समझ गया। निंग और बाकी लोगों ने जवाब में उसे देखकर मुस्कुरा दिया। हम तीनों में से अगला प्रयास कौन करेगा? ग्रेटजॉय ने अपनी नजर निंग और फायरसेज की ओर घुमाई। पुस्तक 28, अध्याय 22, स्वर्ग की खाई। जिनिंग और अन्य लोगों की योजना के अनुसार पहले 4 रक्षक अपने प्रयास करेंगे, उसके बाद स्काईफायर ब्राइट शो, उसके बाद ही अनुचर सुयूजी, विश्व देवी स्काईवुल्फ और केओस इमोर्टल स्वेलोबैक अपने प्रयास करेंगे। अगला मैं जाऊंगा। मुझे अभी भी अपनी संभावनाओं पर पूरा भरोसा है, फायरसेज ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि शुरू से ही उसका आभामंडल ठंडा और डराने वाला था, इसलिए उसकी मुस्कान कुछ भयावह लग रही थी। ठीक है। निंग और ग्रेटजॉय ने सिर हिलाया,
फिर फायरसेज को जंजीरों की ओर चलते हुए देखा, फिर उन पर कदम रखा। जी निंग, ग्रेट जॉय, स्काईफायर, अनुचर, डाउलॉर्ड आउलबा तथा अन्य 12 विश्वस्तरीय साधकों की निगाहें गहरे नीले वस्त्र पहने इस युवक पर केंद्रित थीं, जो जंजीरों के बीच से आगे बढ़ रहा था। प्राइम रीचेज, मुझे उनमें प्रवेश करना है। फायरसेज की आंखों में एक भयावह आभा दिखाई दे रही थी। कुछ भी और कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। फायरसेज का साधना पथ अनेक असफलताओं और संकटों से भरा रहा था। जब वह एक कमजोर नश्वर साधक था, तब वह एक ऐसे संसार में रहा था जिस पर 10 शक्तिशाली राक्षसी संप्रदायों का नियंत्रण था। ये राक्षसी संप्रदाय छल, विश्वासघात और आपसी हत्याओं से भरे हुए थे। हर एक शक्तिशाली विशेषज्ञ दूसरों की लाशों को रौंदकर सत्ता में आया, और फायरसेज इस पूरे नश्वर संसार का सबसे शक्तिशाली साधक बन गया। उन्होंने बिना किसी पश्चाताप के अपना मार्ग जारी रखा, अंततः अधिक प्राचीन अराजकता में प्रवेश किया और फिर ब्राइट शो के 12 महलों में से किंडवाटर के महल में भर्ती हुए, और अब उसे निंग और अन्य लोगों के साथ जुड़ने और इस वैकल्पिक ब्रह्मांड में आर्कियस क्षेत्र के जेनेसिस लैंड्स के माध्यम से साहसिक कार्य करने का मौका दिया गया था। मुझे अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ी, लेकिन मैं मुश्किल से चौथे स्थान पर पहुंच पाया। फायरसेज आगे बढ़ा, जबकि लहरें उसके आसपास के क्षेत्र को झकझोर रही थीं। सोलविंड, ग्रेट जॉय, डार्क नॉर्थ, ये तीनों मुझसे कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। ब्राइट शो किंगडम के सबसे चकाचौंध करने वाले किरदारों बर्टुलू और ईस्टकल्ट का तो कहना ही क्या। मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा। मैं सभी साधकों से आगे निकल जाऊंगा। फायरसेज को इस मामले में एक हद तक जरूरत महसूस हुई। प्रिंस ग्रेट जॉय चारों में सबसे ताकतवर था, सोलविंड सबसे अथाह और रहस्यमय था, और डार्क नॉर्थ के तलवार इरादे के क्षेत्र से निपटना बेहद मुश्किल था। इससे भी बुरी बात ये थी कि डार्क नॉर्थ की आक्रामक तलवारबाजी इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि फायरसेज भी उन्हें देखकर कांप उठता था। उनके और उनके सहकर्मियों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों बढ़ गया था? मारना, तोड़ना। फायरसेज ने हजारों किलोमीटर लंबी प्राइमजेंस श्रृंखलाओं को पार करते हुए उन सभी प्रेतों को कुचल दिया जिन्होंने उसका विरोध करने की कोशिश की थी। कितना प्रभावशाली, अविश्वसनीय। वह सोलविंड की तुलना में और भी अधिक क्रूर तरीके से उन पर हमला कर रहा है। निंग, ग्रेट जॉय और बाकी सभी उसकी तारीफ करते हुए मुस्कुराए। डॉलॉर्ड आउलबात और बाकी 12 लोग बस उसे गौर से देखते रहे। 400 किलोमीटर, 500, 600। फायरसेज ने अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए जीवन में कई असफलताओं का सामना किया था, और इसीलिए उसके पास एक अविश्वसनीय मन और हृदय था। युद्ध शक्ति में भी वह दूसरों के बहुत करीब था, और इसीलिए वह अपने हमलों से प्रेतात्माओं को बलपूर्वक तितर बितर करने में सक्षम था। 700 किलोमीटर के बाद फायरसेज की गति अचानक नाटकीय रूप से धीमी हो गई। जी निंग और ग्रेट जॉय के चेहरों से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। अच्छा नहीं। निंग थोड़ा चिंतित था। दूर स्थित जल देवता अग्नि सूर्य अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह अभी भी हमलावर प्रेतों का सफाया कर रहा था, लेकिन निंग और बाकी लोग साफ देख पा रहे थे कि कुछ तो उसके युद्ध प्रदर्शन में बाधा डाल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे अपना ध्यान केंद्रित रखने में कठिनाई हो रही थी। जल प्रभु अग्नि सर्ज ने हताश होकर चीख मारी, फिर मुड़कर चला गया। वह तेज गति से पीछे हटा, और जंजीरों से छूटने में उसे बस कुछ ही सेकंड लगे। उसके चेहरे पर एक बदसूरत, बर्बर भाव था, और उसकी आंखें क्रोध और आक्रोश से भरी हुई थीं। भाई फायरसेज, निंग ने पुकारा। फायरसेज, यदि हम पहली बार असफल होते हैं तो हम दूसरी या तीसरी बार कोशिश कर सकते हैं, ग्रेट जॉय ने सांत्वना देते हुए कहा। फायरसेज ने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए गहरी सांस ली। उसने निंग और बाकियों की तरफ सिर हिलाया। सच में, निंग और ग्रेट जॉय समझ गए थे कि फायरसेज इस समय इतना दुखी क्यों था। अगर आप पहली बार असफल हुए तो शायद अगले 100 बार भी असफल ही रहेंगे, जब तक कि आपकी शक्ति या मानसिक दृढ़ता में कोई खास सुधार न हो जाए। फायरसेज 800 किलोमीटर के निशान तक भी नहीं पहुंच पाया था। अगर उसे प्राइम रीचेस तक पहुंचना था तो उसे 200 किलोमीटर से ज्यादा जाना था। उसकी संभावनाएं बेहद कम थीं। तुम दोनों सावधान रहो। प्राइमजेंस चेन से निपटना बेहद मुश्किल है, फायरसेज ने कहा। मैं इस बात से हैरान हूं कि वे कितने कष्टदायक हैं। हम, निंग और ग्रेट जॉय दोनों ने बहुत दबाव महसूस किया। अगर बर्टुलू और ईस्टकल्ट को छोड़ दिया जाए तो फायरसेज अभी भी ब्राइट शो के 12 राज्यों का चौथा सबसे शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधक था। वह निश्चित रूप से एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसके असफल होने का मतलब था कि प्राइमजेंस श्रृंखलाओं से निपटना किसी की भी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन था। तुम्हारा प्रदर्शन अविश्वसनीय था, मेरे युवा मित्र फायरसेज। डाउलॉर्ड आउलबात अभी भी आराम से खा पी रहा था, और मुस्कुराते हुए उसने पुकारा। प्राइमजेंस चेन पर लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय कर पाना एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। हालांकि जेनेसिस लैंड्स के सभी विश्व स्तरीय साधक काफी दुर्जेय हैं, फिर भी अधिकांश 500 किलोमीटर के निशान पर ही रुक जाते हैं। फायरसेज की असफलता ने न केवल निंग और ग्रेट जॉय को बल्कि स्काईफायर ब्राइट शो को भी और भी ज्यादा चिंतित कर दिया। ब्राइट शो साम्राज्य का ये राजकुमार शक्ति में फायरसेज के बराबर था, लेकिन उसके हृदय और उसकी इच्छा शक्ति के बारे में क्या? वह शायद उन तीनों अनुचरों से भी थोड़ा कमतर था। यहाँ तक कि जेनेसिस लैंड्स में प्रवेश करने वाले सभी लोगों पर लागू होने वाली अदृश्य इच्छा शक्ति की परीक्षा ने भी उसे काफी दुखी कर दिया था। डार्क नॉर्थ, अब मुझे भी कोशिश करने दो। ग्रेट जॉय की आंखों में युद्ध करने की भयानक इच्छा थी। वह सीधे प्राइमजेंस चेन की ओर बढ़ा और फिर आगे बढ़ने लगा। निंग और बाकी लोग पीछे से चुपचाप देखते रहे। सोलविंड एक शांत, अविचल वसंत हवा की तरह जंजीरों के बीच से बह रहा था। फायरसेज ने हत्या की शक्तिशाली आभा बिखेरते हुए जंजीरों के बीच से अपना रास्ता बनाया था। जहां तक ग्रेट जॉय का प्रश्न है, उसने पूरी शक्ति के साथ अपना रास्ता बनाया तथा वास्तव में प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ा।
ये सभी युवा वाकई कमाल के हैं। डाउल और डाउलबाथ ने पलकें झपकाईं। ये ग्रेट जॉय वाला लड़का पहले ही 800 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर चुका है। और यह 900 किलोमीटर का आंकड़ा है। प्रिंस ग्रेटजॉय पहले 900 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए फायसेज से स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि इस बिंदु पर उनकी गति भी धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी और उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। जैसे जैसे वे स्थिर गति से आगे बढ़ते रहे, उनका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। निंग और अन्य लोग ये देखकर घबरा गए। मास्टर, कवच पहने विश्व देवी स्काईवुल्फ के चेहरे पर आमतौर पर हमेशा बर्फीली चमक रहती थी, लेकिन अब चिंता की एक झलक दिखाई दी थी। हालांकि प्रेत काफी शक्तिशाली थे, फिर भी राजकुमार ग्रेटजॉय के लिए उनसे निपटना काफी आसान था। और फिर भी उनकी गति धीमी होती जा रही थी। आखिरकार 920 किलोमीटर के निशान पर वह रुक गया। वह वहीं खड़ा रहा। आसानी से प्रेतों को तो पीछे हटा लिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। उफ, एक हल्की आह। फिर राजकुमार ग्रेटजॉय भी बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़े और चले गए। उनके जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग जानते थे कि कब उन्हें पूरी ताकत लगानी है और कब सावधान रहना है। अगर आप ऐसी जगह पर अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की कोशिश करते तो आप शायद उस रसातल में गिर जाते और शरीर और आत्मा दोनों से नष्ट हो जाते। राजकुमार ग्रेटजॉय अपने माथे पर हल्की सी शिकन लिए हुए वापस चले गए, मानो वे विचारों में खोए हुए हों। हे, राजकुमार ग्रेटजॉय ने अपने सामने खड़े साधकों की ओर देखा, फिर हंसने लगे। जब सोलवेंट पार कर गया तो मुझे लगा कि प्राइमजन्स चेन इतनी मुश्किल नहीं हो सकती। किसने सोचा था कि अगले दोनों असफल हो जाएंगे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। भाई ग्रेटजॉय, आप मुझसे कहीं अधिक आगे तक पहुंचे, फायरसज ने कहा। असफलता तो बस असफलता ही होती है। राजकुमार ग्रेटजॉय ने अपना सिर हिलाया, फिर निंग की ओर देखा। डार्कनॉर्थ, ये प्राइमजन्स की जंजीरें बेहद अजीब हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा कि तुम खुद को इन भ्रमों में न फंसाओ। मैं आगे बढ़ने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मैं अपनी सीमा तक पहुंच चुका हूं। अगर मैं और आगे बढ़ता तो मैं उन भ्रमों में फंस जाता और अपने सामने आने वाले दूसरे खतरों से निपटने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता। निंग ने सिर हिलाया। सोलविंड एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर था और इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त था। इसीलिए वह आसानी से जीत हासिल कर पाया। दुर्भाग्य से फायरसज और ग्रेटजॉय दोनों ही अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली होने के बावजूद असफल रहे। जहां तक डाउल और डाउलबाथ और अन्य 12 विश्व स्तरीय साधकों का सवाल है, वे विस्मय से आहें भर रहे थे। हालांकि ग्रेटजॉय और फायरसज दोनों असफल रहे थे, फिर भी वे दोनों अविश्वसनीय रूप से आगे बढ़ गए थे। फायरसज और मैं शायद जेनेसिस लैंड्स के बाहरी इलाकों में अलग अलग जगहों पर घूमेंगे। हम यहाँ तभी वापस आएंगे जब हम और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ग्रेटजॉय ने निंग की तरफ देखा। डार्कनॉर्थ, बाहरी इलाकों में घूमते हुए अगर तुम मेरे साथ रहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम्हें शायद कोई आपत्ति न हो, पर मुझे तो जरूर होगी। निंग हंसा। मैं अब भी सोलविंड के साथ प्राइम रीचेज में घूमना चाहता हूँ। बेचारा अकेला हो जाएगा अगर उसे अकेले वहां से गुजरना पड़े। हंसते हुए निंग आत्मविश्वास से प्राइमजन्स चेन की ओर बढ़ गया। सावधान गुरु, ज्वाला परी सू यूजी काफी चिंतित थी। वह अपनी सीमाएं जानती थी और जानती थी कि शायद उसके भीतरी भाग तक पहुंचने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन उसे पूरी उम्मीद थी कि जी निंग जरूर पहुंचेगी। प्राइम रीचेज एक ऐसा स्थान था जहां इस ब्रह्मांड के शाश्वत सम्राट भी प्रवेश करना चाहते थे, और यह वह स्थान भी था जिसने चर्च ऑफ एनिहिलेशन के स्वामी को पूरी तरह से बदल दिया था। गड़गड़ाहट। निंग प्राइमजन्स श्रृंखलाओं से आगे बढ़ा। उसके शरीर से विद्युत और जल जैसी रोशनी निकल रही थी। 7 प्रकार की दाव बिजली और दाव जल ने उसके चारों ओर एक विस्मयकारी यिन यांग तलवार क्षेत्र बना दिया, जिसने उसकी सीमा में आने वाले सभी शत्रुओं को भयंकर रूप से पीछे धकेला और मार गिराया। हमलावर प्रेत उसके पास पहुंचने से पहले ही धूल में मिल गए। जिस तरह से निंग जंजीरों के बीच से आगे बढ़ रहा था, वह सोलविन से भी ज्यादा ऊंचा और प्रभावशाली था। उसका यिन यांग तलवार क्षेत्र वाकई समूह के हमलों से निपटने के लिए एकदम सही हथियार था। प्रधान पहुंचे। निंग ने जंजीरों के दूसरे छोर की ओर देखा, जहां आंतरिक पहुंचे थीं। उसने इस मौके के लिए बहुत संघर्ष किया था और आखिरकार वह इस वैकल्पिक ब्रह्मांड के जेनेसिस लैंड्स में पहुंचने में कामयाब रहा था। क्या अब बिल्कुल आखिरी पल में वह असफल होने वाला था? बाहरी पहुंच और आंतरिक पहुंच के बीच बहुत बड़ा अंतर था। भाई सोलविंड, जरा एक पल रुको, निंग ने पुकारा। उसकी आंखें युद्ध के इरादे से भरी हुई थीं। जैसे जैसे वह लंबी प्राइमजन्स जंजीरों से आगे बढ़ता गया, उसका यिन यांग तलवार क्षेत्र उसके चारों ओर घूमता रहा। पुस्तक 28, अध्याय 23, आंतरिक पहुंच। जैसे ही जी निंग ने प्राइमजन्स श्रृंखलाओं पर कदम रखा, उसे लगा जैसे शक्ति का एक अदृश्य जाल उसके ऊपर छा गया हो। उसे लगा जैसे उसकी चेतना के सागर में कोई अजीब धुन लगातार बज रही हो। फिर भी निंग कोई साधारण विश्व स्तरीय साधक नहीं था। वह इस स्तर पर किसी भी विघटनकारी प्रभाव को आसानी से नजरअंदाज कर सकता था। वह जंजीरों के बीच से तेजी से आगे बढ़ता गया, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, दूर से तरह तरह के भूत उसकी ओर झपकने लगे और खुद को निंग पर फेंकने लगे। अफसोस, निंग का यिन यांग तलवार क्षेत्र 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। जैसे ही प्रेत उसके क्षेत्र में घुसे, वे तुरंत ही नष्ट हो गए। निंग का यिन यांग तलवार क्षेत्र पहले चरण के डाउनलॉर्ड्स को भी मार डालने में सक्षम था। प्रेत तो दूर की बात है, आदिमता की जंजीरों को ढंकने वाली अदृश्य शक्ति और भी प्रबल होती जा रही है। निंग लगातार भीतरी छोर की ओर बढ़ता रहा और धुन की ध्वनि भी तेज होती गई। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद धुन लगातार उसका ध्यान भटका रही थी। यह एक अद्वितीय सुंदर युवती, अनंत खजानों, अकथनीय हेगेमॉन,
परिवार की गर्मजोशी, प्रेम की अमर उमंग और उन गहरी गर्मजोशी भरी भावनाओं के बारे में गा रही थी जो दोस्त और भाई एक दूसरे के साथ साझा करते थे। ये बेहद आनंददायक था। इससे उसे पता चलता था कि अगर वह सचमुच गाने में डूब जाए और खुद को उसमें मग्न होने दे तो उसे ये सब और उससे भी ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। गीत की आकर्षक शक्ति और अधिक प्रबल होती गई। 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, वह 900 किलोमीटर के निशान को छू चुका है। डार्कनॉर्थ बहुत ज्यादा ताकतवर है। डाउलॉर्ड ओवलबैट हैरानी से आंखें फाड़े देखता रहा। वह सिर्फ एक डोमेन का इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी वह उन सभी प्रेतों को कुचलने में सक्षम है। उसने तो कोई खास तकनीक भी इस्तेमाल नहीं की है। सू यूजी और अन्य लोग भी घबराहट से देख रहे थे। उसने 900 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर लिया। फायरसेज चुपचाप देखता रहा। 12 महलों के 4 प्रतिभाशाली लोगों में से जी निंग और ग्रेट जॉय दोनों 900 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर चुके थे। हालांकि फायरसेज 800 किलोमीटर तक भी नहीं पहुंच पाया था। भाई डार्कनॉर्थ का तलवार इरादे वाला क्षेत्र सचमुच दुर्जेय है। राजकुमार ग्रेट जॉय मुस्कुराए। उनका क्षेत्र ही सभी हमलावर प्रेतों को हराने के लिए पर्याप्त है। यिन यांग तलवार क्षेत्र आखिरकार एक सर्वोच्च दाव था और यह विशेष रूप से 7 प्रकार की दाव बिजली और दाव जल से निर्मित होने के कारण भयानक रूप से शक्तिशाली था। शक्ति के संदर्भ में ये ग्रेट जॉय और सोलविंड के घातक हमलों से बस थोड़ा ही कमजोर था। इसके अलावा प्रेत सामूहिक रूप से हमला करने पर केंद्रित थे। यिन यांग तलवार क्षेत्र वास्तव में सामूहिक हमलावरों को हराने के विशेष उद्देश्य से विकसित किया गया था। इसके अलावा उन चारों के लिए प्रेत से निपटना आसान था। उनमें से किसी को भी अपनी असली शक्ति दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। वे चारों दूसरे चरण के डाउनलॉर्ड्स के बराबर थे। प्राइमजेंस श्रृंखलाओं के परीक्षण को साफ करते हुए कच्ची शक्ति पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया। जब तक आप पहले चरण के एक शक्तिशाली डाउनलॉर्ड के बराबर थे, आप प्रेत से निपटने में सक्षम थे। 920, 930, 940, 950। सू यूजी ने धीरे से खुद से गिनती की। सब लोग सांस रोककर देख रहे थे। क्या समूह का एक और सदस्य प्राइमजेंस श्रृंखला से गुजरने वाला था? राजकुमार ग्रेट जॉय चुप हो गए। वे बस देखते रहे कि निंग उनसे आगे बढ़ गया। प्राइमजेंस श्रृंखलाओं को आवृत करने वाली अदृश्य शक्ति पूरी तरह से जी निंग पर केंद्रित नहीं थी। ये कहना ज्यादा सटीक होगा कि प्राइमजेंस श्रृंखलाएं स्वाभाविक रूप से एक रहस्यमय शक्ति से भरी हुई थीं जो स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर निकलती थी, जिसके परिणामस्वरूप वे निंग को प्रभावित करती थीं। निंग जितना भीतरी पहुंच के करीब पहुंचता गया, प्राइमजेंस श्रृंखलाओं द्वारा जारी की गई शक्ति उतनी ही मजबूत होती गई। धुन निंग को अपनी धारा में बहकाने के लिए और भी ज्यादा भटकती और गूढ़ होती जा रही थी। दरअसल निंग को अपने सामने मायावी दुनियाओं की एक श्रृंखला दिखाई दे रही थी। अगर वह एक पल के लिए भी उनसे लड़ना बंद कर दे तो वह तुरंत उन मायावी दुनियाओं में खींचा चला जाएगा और उनमें खो जाएगा। 980, 990। निंग आगे बढ़ता रहा। हालांकि मायावी धुन उसके मन और आत्मा पर और भी मजबूत पकड़ बना रही थी, फिर भी वह उसके आक्रमणों से दृढ़ता से बचाव करता रहा। उसके मन में बस एक ही विचार था, वह अध्यात्म की जंजीरों के अंत तक पहुंचने के अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहता था। क्या वह सचमुच भीतरी पहुंच तक पहुंच पाएगा? इतना करीब, इतना करीब। डाउलॉर्ड आउलबाथ और बाकी लोग, प्रिंस ग्रेट जॉय और फायसेज, हैरानी से देखते रहे। सू यूजी सबसे ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि वह बिना पलक झपकाए उस राज्य में बैठे सफेद वस्त्र पहने युवक को घूर रही थी। अंत में निंग ने एक आखिरी कदम बढ़ाया और प्राइमजेंस की जंजीरों को ढकने वाली उस भयावह शक्ति को तोड़ दिया। क्रोधित प्रेतों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे यिन यांग तलवार क्षेत्र को पार करने और निंग को जरा भी छूने में पूरी तरह असमर्थ रहे। वाह! निंग ने राहत की सांस ली जब उसने आखिरी कदम उठाया और भीतरी पहुंच में प्रवेश किया। फिर उसने अपनी यिन यांग तलवार का क्षेत्र त्याग दिया। प्रधान पहुंचता है। जैसे ही निंग दूसरी तरफ बढ़ा, उसे जमीन से एक अदृश्य शक्ति का उभार अपनी ओर आता हुआ महसूस हुआ। शक्ति के इस उभार ने उसे गर्माहट दी, मानो किसी मां का आलिंगन हो। निंग मन ही मन अवाक रह गया। फिर भी प्राइम रीचेस जेनेसिस लेंस का सबसे केंद्रीय स्थान था। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के प्रमुख तत्व भी यहीं स्थित थे। यहाँ तक कि सबसे अजीबोगरीब घटनाएं भी यहाँ होने की उम्मीद थी। बधाई हो, डार्कनॉर्थ। हार्टलॉर्ड सोलविंड यिन यांग तलवार डोमेन से बचने के लिए पीछे हट गया था, लेकिन अब वह निंग के बगल में जाने के लिए आगे बढ़ते हुए मुस्कुराया। ये तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं कामयाब हो गया। निंग मुस्कुराया। यह अविश्वसनीय है कि तुम इतनी दूर तक पहुंच पाए, भाई डार्कनॉर्थ। प्राइमजेंस चेन का वाकई अविश्वसनीय रूप से गहरा मानसिक आकर्षण होता है, सोलविंड ने आह भरी। निंग ने सिर हिलाया। प्रभाव वाकई काफी तेज था। फिर भी निंग जानता था कि बाकी तीनों पर उसका एक खास फायदा था। ग्रेट जॉय, सोलविंड और फायसेज काफी हद तक सामान्य विश्व स्तरीय साधक थे। युद्ध में वे तुरंत ही दूसरे चरण के डाउनलॉर्ड्स के बराबर शक्ति का स्तर प्रकट कर सकते थे, लेकिन ये सब उनकी गुप्त कलाओं, दिव्य क्षमताओं और दाव की अंतर्दृष्टि के कारण था। अंततः उनकी शक्ति विश्व स्तरीय दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा पर आधारित थी। हालांकि निंग अलग था। उसके पास नीले फूलों वाली धुंध ऊर्जा की शक्ति थी, जो डाउनलॉर्ड स्तर की ऊर्जा के बराबर थी। इसने उसकी आत्मा को पोषित किया था, जिससे वह पहले चरण के डाउनलॉर्ड की आत्मा के बराबर हो गई थी। नतीजतन निंग की आत्मा को झकझोरना और उसे किसी भ्रम में फंसाना बेहद मुश्किल था। निंग की मानसिक दृढ़ता वास्तव में राजकुमार ग्रेट जॉय के बराबर ही थी, लेकिन उसकी आत्मा कहीं ज्यादा मजबूत थी। नतीजतन वह स्वाभाविक रूप से वह कर पाता था जो ग्रेट जॉय नहीं कर पाता था।
स्काईफायर ब्राइट शो साम्राज्य का एक राजकुमार था जो प्राचीन साधकों बर्टुलू या वाटरवॉकर के समान शक्ति स्तर का एक जीवित प्राणी था। वे जीवित प्राणियों की सबसे कुलीन जातियों में से थे जिनकी आत्माएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं और मूलतः निम्न की नीला फूल प्रबलित आत्मा के बराबर थीं। किलोस्टार एक और उदाहरण था। उसने 1000 शरीर सूत्र का प्रशिक्षण लिया था, इसलिए उसका दिव्य शरीर और उसकी आत्मा दोनों ही एक डाउनलॉर्ड के समान थे। विश्व स्तरीय साधक के लिए डाउनलॉर्ड स्तरीय आत्मा का होना अत्यंत दुर्लभ था। सोलविंड एक हृदय बल साधक था, इसलिए उसके पास कुछ विशेष तकनीकें थीं जिनका उपयोग आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए किया जा सकता था, लेकिन अंततः वह इस मामले में निंग और बर्टुलू जितना शक्तिशाली नहीं था। ग्रेटजॉय और फायरसज की बात करें तो वे भी इस मामले में कुछ कमजोर थे। मैं सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि मेरे पास नीला फूल धुंध ऊर्जा है जो मेरी आत्मा को सहारा और मजबूती दे रही है। हालांकि हार्टलॉर्ड सोलविंड ने इसे आसानी से पार कर लिया। वह हार्टफोर्स पैलेस के एकमात्र हार्टलॉर्ड के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। निंग ने प्रशंसा में मन ही मन सोचा। निंग की नजर भीतरी छोर की ओर मुड़ गई। पहले जब वह बाहरी छोर पर गया था तो उसे यहाँ एक विशाल दुनिया दिखाई देती थी, लेकिन वह कोई भी बारीकियां समझ नहीं पाता था। लेकिन अब निंग ने भौहें चढ़ाईं। यह अराजकता और क्षय का दृश्य था। जमीन बड़े बड़े गड्ढों और दरारों से भरी हुई थी। जाहिर है ये निशान प्राचीन शक्तियों के बीच हुए थे जो आपस में लड़े थे। ये तलवारों और कृपाणों के निशान थे। दूर दूर तक उसने बुरी तरह क्षतिग्रस्त पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला देखी। साथ ही विशालकाय लाशों की एक श्रृंखला भी देखी जिनसे भयानक शक्ति की लहरें निकल रही थीं। ये लाशें, निंग उन्हें घूरता रहा। हर एक लाश से अविश्वसनीय शक्ति की लहरें निकल रही थीं जो लॉर्ड वुडफ्लावर से निकली आभा जितनी ही प्रबल थीं। क्या ये सब शाश्वत सम्राट हैं? निंग ने सोचा। लगता है ये जगह, ब्रह्मांड की जन्मभूमि, असल में एक युद्ध क्षेत्र है। लेकिन यहाँ इतने सारे शाश्वत सम्राट क्यों हैं? अनंत सम्राट अत्यंत दुर्लभ और संख्या में कम थे। निंग और अन्य लोगों ने जो सीखा था उसके आधार पर यह इस वैकल्पिक ब्रह्मांड में भी सच था। अनंत प्रदेशों में ब्राइट शो साम्राज्य में कुल मिलाकर केवल कुछ ही अनंत सम्राट थे, लेकिन यहाँ प्राइम रीचेज में निंग को इनमें से कम 12 लाशें दिखाई दी जिनसे भयानक शक्तियों का आभामंडल निकल रहा था। ये सभी अनंत सम्राट स्तर की लाशें होनी चाहिए थीं, और ये सिर्फ वही थे जिन्हें वह अभी देख पा रहा था। संभवतः प्राइम रीचेज में इससे कहीं ज्यादा लाशें थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि विनाश के चच के इतने सारे शाश्वत सम्राट यहाँ आए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि विनाश के चच के स्वामी की शक्ति इस जगह में प्रवेश करने के बाद आसमान छूने लगी थी। मैं निंग धन्य हूँ कि मुझे ऐसी जगह में प्रवेश करने का मौका मिला। निंग के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। 10,000 सालों की वो कठिन यात्राएं और मौत से वो कई बार टकराना। निंग को अब ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सार्थक था। सोलविंड ने कहा, स्काईफायर भी शुरू हो रहा है। निंग ने खुद को शांत किया और प्राइमजेंस चेन के दूसरे छोर को घूरने लगा। स्काईफायर ब्राइट शो भी प्राइमजेंस श्रृंखलाओं में पहुंच गया था। हालांकि उसकी आत्मा की शक्ति निंग के बराबर थी, लेकिन उसकी मानसिक दृढ़ता अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी। अंततः उसने पर्याप्त अनुभव नहीं किया था। संभवतः एक औसत विश्व स्तरीय साधक जिसने नश्वर जगत में शक्ति प्राप्त की हो और उसके सभी कष्टों और क्लेशों का अनुभव किया हो, उसका मन और हृदय उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। अंत में स्काईफायर ब्राइट शो को अचानक रोक दिया गया। वह 500 किलोमीटर के निशान के करीब पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन अंततः उसे पीछे हटना पड़ा। उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। वह 500 किलोमीटर के निशान तक भी नहीं पहुंच पाया था। अगर वह किसी तरह मानसिक रूप से मजबूत भी हो जाता तो भी शायद इन प्राइमजेंस श्रृंखलाओं को पार करने की उसकी संभावना बहुत कम होती। पुस्तक 28, अध्याय 24, 35 लाशें। मेरे पास कोई मौका नहीं है। मैं लक्ष्य तक पहुंचने के आसपास भी नहीं हूँ। स्काईफायर ब्राइट शो ने प्राइमजेंस जंजीरों को छोड़ दिया, फिर दुख से अपना सिर हिलाया। इस बात को लेकर खुद को ज्यादा उदास मत होने दो। कम से कम हम दोनों तुम्हारा साथ तो देंगे, है ना? प्रिंस ग्रेटजॉय हंसे। सोलविंड एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर है, याद है? फायरसेज ने उसे मानसिक रूप से सांत्वना का संदेश भेजा। जहां तक डार्कनॉर्थ की बात है, वह कुछ ही समय पहले 12 महलों में शामिल हुआ था, लेकिन जल्दी ही हमारे परीक्षणों में दूसरे नंबर का विशेषज्ञ बन गया। उसकी प्रगति की दर बिल्कुल अद्भुत है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे दोनों आंतरिक पहुंच तक पहुंचने में सफल रहे। स्काईफायर ने सिर हिलाया। कुछ ही पल बाद प्रिंस ग्रेटजॉय ने भी सिर हिलाया। हालांकि वह बहुत ही घमंडी इंसान थे, फिर भी उन्हें मानना पड़ा कि निंग की तरक्की की रफ्तार वाकई तेज थी। अगर मैं एक कदम भी पीछे रह गया तो हमेशा पीछे ही रहूंगा। फायरसेज ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, चलो निराश न हो। प्रिंस ग्रेटजॉय का मूड अच्छा था। अंततः सौभाग्यपूर्ण मुलाकातें और कर्मफल उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन साधना अंततः आप पर और आपके अपने प्रयासों पर निर्भर करती है। वे आंतरिक सीमाओं में हैं, जबकि हम बाहरी सीमाओं में हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उनसे पीछे रह जाएं। ठीक है, असल में हम उनसे आगे निकल सकते हैं। फायरसेज ने भी सिर हिलाया। हालांकि वे सभी जानते थे कि वे बस खुद को उत्साहित और प्रोत्साहित कर रहे थे। वे सभी समझते थे कि आंतरिक पहुंच में बाहरी पहुंच की तुलना में कहीं अधिक अवसर छिपे हैं, और सोलविंड और डार्कनॉर्थ दोनों ही उन तीनों की तरह ही प्रतिभाशाली थे। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे और भी बेहतर न हो जाएं। राजकुमार ग्रेटजॉय की अनुचर विश्वदेवी स्काईवुल्फ ने भी प्राइमजेंस जंजीरों का प्रयोग किया। अंततः उसे लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर रुकना पड़ा। फ्लेमफेरी सू यूजी वास्तव में 600 किलोमीटर के निशान के करीब पहुंचने में कामयाब रही।
जाहिर है वह भ्रमों से बचाव करने में काफी कुशल थी, क्योंकि यही उसका अपना रास्ता भी था। अफसोस की बात है कि आखिरकार वह इस दाव में कौशल के उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाए। सोलवेंट का अनुचर कैओस इम्मोर्टल स्वैलोबैक 910 किलोमीटर के निशान तक पहुंचने में कामयाब रहा। इससे निंग और बाकी सभी दर्शक बुरी तरह चौंक गए। किसने सोचा था कि वह इतनी दूर तक पहुंच पाएगा। ये लगभग उतनी ही दूरी थी जितनी प्रिंस ग्रेटजॉय ने खुद तय की थी, और वाटरलॉर्ड फायरसेज के प्रदर्शन से कहीं ज्यादा दमदार था। बेशक असल लड़ाई में वह प्रिंस ग्रेटजॉय, फायरसेज या स्काईफायर से कहीं आगे था। हालांकि भ्रमों का प्रतिरोध करने के क्षेत्र में वह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही मजबूत दावेदार था। सोलवेंट और डार्क नॉर्थ, तुम दोनों भीतरी इलाकों में ही रह सकते हो। हम बाहरी इलाकों में घूमेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हमसे कमजोर मत पड़ना। राजकुमार ग्रेटजॉय दूर से हंसा, उसकी आवाज अंतरिक्ष में गूंजती हुई जंजीरों के दूसरी तरफ पहुंच गई। हम यहीं अलग हो जाएंगे। तुम दोनों मुझे निराश नहीं करोगे। फायरसेज की आंखों में एक जिद्दी, तेज रोशनी चमक उठी। जहां तक सू यूजी की बात है, वह दूर से जी निंग को घूर रही थी। कैओस इम्मोर्टल स्वैलोबैक ने अपने स्वामी हार्टलॉर्ड सोलवेंट के प्रति भी ऐसा ही किया। दोनों दल अलग हो गए और अलग अलग दिशाओं में चले गए। राजकुमार ग्रेटजॉय और अन्य लोग प्रस्थान करते हैं और बाहरी क्षेत्रों के विभिन्न रहस्यमय क्षेत्रों से होकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वहां वे अपने कर्मों के आशीर्वाद और अवसरों की खोज करेंगे। निंग और सोलवेंट ने प्राइम रीचेज में अपनी असली यात्रा शुरू की। अविश्वसनीय, पागल, मजबूत, ये विश्व स्तरीय साधक आखिर कहां से आ गए। 12 दर्शक और डॉलॉर्ड आउलबाथ सभी बेहद हैरान थे। वे कई वर्षों से बाहरी इलाकों में भटक रहे थे और प्राइमजेंस जंजीरों को पार करने का सपना देख रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि जंजीरों को पार कर पाना कितना कठिन है। लेकिन अभी अभी उस समूह के 8 विश्व स्तरीय साधकों में से 2, सोलवेंट और डार्क नॉर्थ, वास्तव में सफल हुए थे। 2 अन्य 900 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर चुके थे। बिल्कुल आश्चर्यजनक, ये देखते हुए कि उनके हृदय और आत्माएं कितनी असाधारण रूप से मजबूत हैं। वे सचमुच किसी असाधारण शक्ति के संरक्षण में होंगे। कोई भी साधारण स्कूल एक साथ 8 आकियस पदक नहीं दे सकता। वे खुद को हैरानी से बकबक करने से नहीं रोक पाए, क्योंकि उनके मन में निंग और अन्य लोगों के नाम और चेहरे साफ साफ अंकित हो गए थे। निंग और सोलवेंट ने प्राइमजेंस चेन पर आखिरी नजर डाली। राजकुमार ग्रेटजॉय और बाकी लोग पहले ही उड़ चुके थे। चलो चलें, सोलवेंट ने कहा। जब हम प्राइम रीचेज से निकल जाएंगे तो हम उनसे फिर मिलेंगे। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। उसने सुयूजी के पास एक संदेश ताबीज छोड़ा था। एक बार जब वे भीतरी पहुंच से बाहर निकल जाएंगे तो उस ताबीज से अपने संबंध के कारण वह उसे आसानी से ढूंढ पाएगा। संभवतः सोलवेंट ने अपने अनुचर कैओस इम्मोर्टल स्वैलोबैक के पास भी कुछ ऐसा ही छोड़ा होगा। आंतरिक क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 1 अरब किलोमीटर था। ये बहुत छोटा नहीं था, लेकिन उनकी शक्ति के साधकों के लिए ये बहुत बड़ा भी नहीं था। ये जगह असीम शक्ति के आभामंडल से भरी हुई थी। यहाँ उड़ान भरना नामुमकिन था, और किसी के लिए भी ईश्वर ज्ञान या अराजकता ज्ञान से उस क्षेत्र को स्कैन करना नामुमकिन था, और अंतरिक्षीय टेलीपोर्टेशन तो दूर की बात थी। एकमात्र विकल्प अपने दोनों पैरों पर निर्भर रहना था। शुक्र है वे दोनों काफी तेजी से चल पा रहे थे, स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी कहीं ज्यादा तेज। ये स्थान एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र है। जैसे ही निंग और सोलवेंट इस दुनिया से आगे बढ़े, वे एक पहाड़ की चोटी की ओर बढ़े, फिर रुक गए और आंतरिक पहुंच की संपूर्णता का निरीक्षण किया। जहां तक नजर जाती, धरती खयों, घाटियों, गड्ढों और मलबे से अटी पड़ी थी। यह एक उजड़ी हुई, नष्ट हो चुकी दुनिया थी। उस भयानक घाटी को देखो, जो एक बेहद भयानक तलवार आशय से भरी हुई थी, जो इतनी प्रबल थी कि निंग मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उस तलवार आशय की शक्ति और तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि यह निश्चित रूप से निंग द्वारा अब तक देखी गई सबसे शक्तिशाली तलवार आशय थी। सम्राट मिरजनो का सबसे शक्तिशाली तलवार प्रहार भी उस विशाल घाटी से निकलने वाली तलवार नियत की तुलना में काफी कमजोर था। विस्मय प्रेरक तलवार इरादा, सीमाबद्ध कृपाण इरादा, पानी जैसी रोशनी के उठते हुए गुबार, स्पेस टाइम के अराजक क्षेत्र, भीतरी इलाकों की पूरी दुनिया युद्ध के निशानों से भरी हुई थी। अगर आप किसी तेंदुए के दाग पहचान पाते तो आपको पता चल जाता कि आप तेंदुए को देख रहे हैं। बचे हुए निशानों को देखकर ही निंग अंदाजा लगा पा रहा था कि ये निशान छोड़ने वाली महाशक्तियां कितनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। इतनी सारी लाशें, और उनमें से लगभग सभी 540,000 मीटर ऊंची हैं, सोलवेंट ने आश्चर्य से कहा। इस पहाड़ की चोटी पर हमारी स्थिति से कम 26 लाशें देख सकता हूँ। निंग भी दूर से देख रहा था। आसपास के पहाड़ों के कारण उसकी दृष्टि अवरुद्ध होने और इस दुनिया में धड़कती अपार शक्ति के कारण निंग प्रकाश को मोड़कर आसपास के पहाड़ों से आगे तक नहीं देख पा रहा था। एक सामान्य जगह में वह अपने आसपास अनगिनत किलोमीटर तक सब कुछ देख सकता था, भले ही वह पूरी तरह से बंद इमारत के अंदर ही क्यों न हो। अफसोस, ये जगह अलग थी। वे देखने में तो साधकों जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी सभी लाशें 5,40,000 मीटर ऊंची हैं। उनमें से कुछ तो उससे भी बड़ी हैं। ये शायद एबरेंट हैं, निंग ने कहा। उन सभी को शाश्वत सम्राट स्तर पर होना चाहिए। सोलवेंट ने मूल्यांकन किया। किसी देवता की ऊंचाई उनकी शक्ति को मापने का एक तरीका थी। निंग और अन्य लोग विश्व देवताओं के लिए संभव शक्ति की सीमा तक पहुंच चुके थे। उनके शरीर में कुल 36,000 देवरत्न थे। जहां तक उनके जिंदन अराजकता क्षेत्रों में स्थित दाव वृक्ष की बात है, वे वृक्ष 108,000 मीटर ऊंचे थे। उनकी वास्तविक व्यक्तिगत ऊंचाई भी लगभग 108,000 मीटर ही थी। कई महाशक्तियां साधारण मनुष्यों के रूप में जन्मी थीं,
जिनकी ऊंचाई केवल कुछ मीटर थी, और इस प्रकार वे अपने सामान्य रूप में उस ऊंचाई का उपयोग करने के आदी थे। परिणामस्वरूप अनंत प्रदेशों और इस वैकल्पिक ब्रह्मांड दोनों में अधिकांश लोग केवल कुछ मीटर की सामान्य ऊंचाई पर ही रहे। यहाँ तक कि ब्राइट शो साम्राज्य के राजकुमार, जिनके वास्तविक शरीर अराजकता सितारों के आकार के थे, आमतौर पर ऐसे रूप में रहते थे जहाँ उनका आकार मोटे तौर पर जीनिंग के बराबर होता था। विश्व स्तर के साधकों के लिए पूर्ण कठोर सीमा 108,000 मीटर थी। डाउलॉर्ड्स की पूर्ण सीमा 540,000 मीटर थी। इस ऊंचाई तक पहुंचने का मतलब था कि आप दाउमज के कगार पर पहुंच गए थे। एक बार जब आप अपने दाउमज में सफल हो गए तो आपका दिव्य शरीर 540,000 मीटर ऊंचा रहेगा और 540,000 देवरत्नों से बना होगा। अंतर ये था कि दाउमज में सफल होने पर उन देवरत्नों के भीतर मौजूद दाव को वास्तविक शाश्वतता प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपका दिव्य शरीर पूर्ण और शाश्वत दोनों हो जाएगा। निंग और सोलविंड प्राइम ईचेस के माध्यम से आगे बढ़ते रहे, हर चीज का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते रहे। उन दोनों ने जल्दी ही भीतरी भाग में 2 डाउलॉर्ड और 3 विश्व स्तरीय साधकों को खोज निकाला। आखिरकार वह दुनिया सिर्फ 1 अरब किलोमीटर आकार की थी। वे जल्दी से पूरी जगह का निरीक्षण करने में सक्षम थे और उन्हें अविश्वसनीय प्राचीन काल की कुल 35 लाशें मिलीं। प्रत्येक लाश से एक अद्भुत शक्ति का आभामंडल निकल रहा था, जिसमें अनंत काल की सुगंध थी। क्या यहाँ 35 शाश्वत सम्राटों की मृत्यु हुई? सोलविंड और निंग दोनों की सांस फूल गई। ये समझना जरूरी है कि ब्राइट शो साम्राज्य में भी कुछ ही शाश्वत सम्राट थे और एओनियन साम्राज्य के शाश्वत सम्राटों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। सामान्य तौर पर शाश्वत सम्राट अत्यंत दुर्लभ थे। 35 शाश्वत सम्राट, यह एक अविश्वसनीय भयावह संख्या थी। और फिर भी साधकों की इतनी शक्तिशाली सेना इस स्थान पर चुपचाप मर गई, अपने जाने के कुछ ही निशान छोड़ गई। शाश्वत सम्राट सचमुच शाश्वत अस्तित्व हैं। अगर वे मरते हैं तो इसलिए मरते हैं क्योंकि दूसरों ने उन्हें मार डाला। लेकिन सामान्य युद्धों में एक घातक अंत के परिणामस्वरूप उनके दिव्य शरीर नष्ट हो जाने चाहिए। उनके शरीर एकदम सही आकार में हैं और वे सभी बिल्कुल शांत लग रहे हैं। कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने शांति से मृत्यु का स्वागत किया हो। सोलविंड के चेहरे पर एक गंभीर भाव था जब उसने संदेश भेजा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि 35 शाश्वत सम्राटों को चुपचाप शांतिपूर्वक मृत्यु के आगोश में समा जाने के लिए किस स्तर की शक्ति की आवश्यकता होगी। निंग ने सिर हिलाया। ये सचमुच एक भयानक विचार था। आखिरकार इसी जगह ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया है। निंग ने मन ही मन कहा, हमेशा कुछ ऐसे रहस्य रहेंगे जिनके जवाब हम कभी नहीं जान पाएंगे। हम अभी भी बहुत कमजोर हैं और बहुत कम जानते हैं। सोलविंड ने सिर हिलाया। हम इस पूरी दुनिया से गुजर चुके हैं। यह वाकई अनगिनत अवसरों से भरी है, लेकिन ये सभी अवसर इन 35 प्राचीन शक्तियों द्वारा पीछे छोड़ दिए गए। हमें इस ब्रह्मांड के मूल तत्व अभी तक नहीं मिले हैं। निंग ने संदेश भेजा। हम बहुत कमजोर हैं। हम शायद उन्हें ढूंढ या उनका पता नहीं लगा पाएंगे। सोलविंड ने भेजा। आइए हम भी वही करें जो वे 2 डाउलॉर्ड और विश्व स्तरीय साधक कर रहे हैं। आइए हम उन 35 प्रमुख शक्तियों द्वारा छोड़ी गई विरासतों की खोज करें। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। 35 प्राचीन शवों ने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मृत्यु की तैयारी की थी और उसका स्वागत किया था, तथा उन्होंने अपने सारे खजाने पीछे छोड़ दिए थे। जो लोग भाग्य से उनसे बंधे होते थे, उन्हें उन खजानों तक पहुंच प्राप्त हो जाती थी। मृत प्रमुख शक्तियों में से हर एक भयानक रूप से शक्तिशाली थी। उनमें से 3 विशेष रूप से भयानक थीं और उनकी लाशों से निकलने वाली आभा इतनी प्रबल थी कि निंग को यकीन हो गया कि वे सर्वशक्तिमान हेगेमोन के समान ही थीं, जिनसे निंग व्यक्तिगत रूप से मिला था। पुस्तक 28, अध्याय 25, 3 महान नेता। जी निंग और सोलविंड दोनों ने आंतरिक पहुंच की दुनिया से आगे बढ़ते हुए सावधानीपूर्वक निगरानी रखी। भाई डार्कनॉर्थ, क्या तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? हार्टलॉर्ड सोलविंड ने अचानक उनके सामने पड़ी एक लाश को देखा। वह लाश कमल मुद्रा में बैठी थी और उससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उस लाश से निकलने वाली अद्भुत आभा असीम रूप से भव्य थी और यह हमेशा के लिए सच्ची अनंतता की आभा बनी रहेगी। उस लाश के सामने कुल 16 खजाने रखे गए थे और उनमें से प्रत्येक से असाधारण शक्ति निकल रही थी। क्या आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि लाशों को 3 समूहों में कैसे विभाजित किया गया है? निंग ने पूछा। ठीक है, हार्टलॉर्ड सोलविंड ने सिर हिलाया। यहाँ मौजूद 35 लाशें 3 समूहों में बटी हुई लगती हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक नेता था। हमारे सामने ये लाश जो सुनहरी रोशनी बिखेर रही है, यह उन नेताओं में से एक है। मुझे लग रहा है कि यह एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर था जिसने उस मार्ग से अनंत काल प्राप्त किया था। निंग ने चौंकते हुए कहा, एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर? क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। सोलविंड की आंखें उत्तेजना से चमक रही थीं जब वह चमकती सुनहरी लाश को देख रहा था। निंग सचमुच दंग रह गया, क्योंकि हार्टफोर्स कल्टीवेटर वाकई बहुत दुर्लभ थे। पूरे हार्टफोर्स पैलेस में बस कुछ ही डाउलॉर्ड थे। एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर का शाश्वत सम्राट बनना, निंग ने ऐसी किसी शख्सियत के बारे में कभी सुना भी नहीं था। और फिर भी उसके ठीक सामने एक शाश्वत सम्राट की लाश बैठी थी जो एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर था। गड़गड़ाहट। निंग और सोलविंड उस बैठी हुई लाश की ओर बढ़े बिना नहीं रह सके। अचानक अदृश्य लहरों की एक श्रृंखला बाहर की ओर बही और उन दोनों को छूती हुई निकल गई। निंग को अचानक लगा कि एक शक्तिशाली बल उसे पीछे धकेल रहा है, जिससे उसके लिए एक कदम भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। ऐसा लगता है जैसे इस प्राचीन शक्ति और मेरे बीच भाग्य का कोई बंधन नहीं है। निंग मुस्कुराया। हालांकि सोलविंड को कोई बाधा नहीं हुई।
उसने निंग की ओर देखा। भाई डाकनॉर्थ, हालांकि यहाँ 35 और लाशें हैं, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं इसे चुनूंगा और इसे आजमाऊंगा। अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो मैं बस इतना कह सकता हूँ कि सावधान रहो। निंग ने सिर हिलाया। इन सभी 35 प्राचीन शक्तियों ने अपने सभी खजाने और विरासतों को पीछे छोड़ते हुए शांतिपूर्वक मृत्यु का स्वागत किया था। अगर आप उन्हें हासिल करना चाहते हैं तो आपको उनके द्वारा रखी गई परीक्षाओं और चुनौतियों से पार पाना होगा। ये परीक्षाएं बेहद खतरनाक थीं और कुछ तो जानलेवा भी थीं। डाउलॉर्ड आउलबाथ ने बहुत पहले ही उन्हें चेतावनी दे दी थी कि कई लोग भीतरी इलाकों में घुस जाते हैं और फिर वही मर जाते हैं, कभी वापस नहीं लौटते। वह आंतरिक क्षेत्र के 3 प्रमुखों में से एक है और एकमात्र शाश्वत सम्राट है जो एक हृदय शक्ति साधक भी था। हृदय स्वामी सोलविंड ने उस विशाल बैठे हुए व्यक्ति को अपनी आंखों में एक ज्वलंत भाव लिए घूरा। हृदय शक्ति महल में कोई भी हृदय शक्ति के माध्यम से शाश्वत सम्राट नहीं बन पाया है। अब जब मुझे आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो ऐसा कर सकता है तो मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। अगर मैं इस प्राचीन शक्ति द्वारा प्रयुक्त कुछ तकनीकें सीख लूं तो भविष्य में भी मुझे अनंत काल प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। निंग ने सिर हिलाया। हार्टफोर्स साधकों का रास्ता सबसे कठिन था। स्वॉर्ड पैलेस, स्पेस टाइम पैलेस और दूसरे महलों में ऐसे साधक थे जो शाश्वत सम्राट बनने में सक्षम थे। हार्टफोर्स पैलेस एकमात्र ऐसा महल था जिसने कभी एक भी साधक पैदा नहीं किया था। दरअसल ये पूरी अवधारणा ही अनसुनी थी। और फिर भी इस वैकल्पिक ब्रह्मांड के जेनेसिस लैंड्स के आंतरिक क्षेत्र में उन्होंने एक मृत हार्टफोर्स कल्टीवेटर की लाश की खोज की थी जो उस स्तर तक पहुंच गया था। मैं वहां जा रहा हूं। सोलविंड ने निंग की ओर देखा। सावधान रहना। निंग ने सिर हिलाया। हार्टलॉर्ड सोलविंड एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। फुफ। स्पेस टाइम की एक लहर सोलविंड के पास से गुजरी जिससे वह पूरी तरह से गायब हो गया। निंग कुछ पल वहीं खड़ा रहा, यह महसूस करते हुए कि उसके सामने खड़ी शक्तिशाली बाधा अब टलने वाली नहीं है। उसने मुड़कर वहां से जाने का फैसला किया। वह अभी भी हृदय बल के मामले में बहुत कमजोर था। जाहिर है वह उस न्यूनतम सीमा तक नहीं पहुंच पाया था जो इस मृतक ने अपने खजाने को पाने की चाह रखने वालों के लिए छोड़ी थी। निंग अकेले ही भीतरी इलाकों में आगे बढ़ा। जितना ज्यादा उसने उन 35 लाशों का निरीक्षण किया उतना ही उसे यह एहसास हुआ कि वे वाकई 3 अलग अलग गुटों की थीं। जहां तक 3 सबसे शक्तिशाली शवों की बात है तो उनके पास अविश्वसनीय शक्ति की आभा थी जो सर्वशक्तिमान हेगेमॉन के बराबर थी। दूसरा नेता निंग एक विशालकाय 4 पैरों वाले जानवर को घूर रहा था जिसके सिर पर घुमावदार सींगों का एक जोड़ा था। उसकी आभा अनंत विनाश की मंशा से भरी हुई थी और उस जानवर को देखते ही निंग का दिल बैठ गया। मृत्यु में भी उसकी आंखें ठंडी, ऊंची और अभिमानी लग रही थीं। यह एक ऐसा प्राणी था जो किसी के आगे सिर झुकाने को तैयार नहीं था। उसके पीछे 5 शाश्वत सम्राट थे जो उसके अनुचर जैसे लग रहे थे। तीसरा नेता। काफी देर तक आगे चलने के बाद निंग ने अपना सिर उठाया और तीसरे नेता को घूरने लगा। उसने जो देखा उससे उसकी आंखें चमक उठीं। ये तीसरा नेता तलवार चलाने वाला था। उसने देखा कि एक विशालकाय आदमी वहां खड़ा है, दोनों हाथ एक विशाल गहरे नीले रंग की तलवार पर जकड़े हुए। तलवार की मूठ उसकी छाती से सटी हुई थी और उसकी नोक जमीन पर टिकी हुई थी। वह आदमी खुद वहां ऐसे खड़ा था जैसे कोई खंभा पूरी दुनिया को थामे हुए हो। उसकी मृत शांत आंखों में एक दूर की नजर थी। उसे देखने वाले को लगता था कि वह शायद ब्रह्मांड के विनाश से भी बच जाएगा। और फिर भी तलवार के ताव का यह महागुरु, एक ऐसा व्यक्ति जो तलवार इरादे की अविश्वसनीय रूप से घनी और भारी आभा उत्सर्जित करता था, उसकी भी यही मृत्यु हुई थी। उसके पीछे 2 और आदमी खड़े थे। एक सफेद वस्त्र पहने, चेहरे पर मुस्कान लिए, पीठ पर 3 तलवारें लिए हुए था। एक बैंगनी तलवार, एक सुनहरी तलवार और एक सफेद तलवार। वह वहां खड़ा था, क्षणिक अनुग्रह की आभा बिखेर रहा था और उसकी तलवार अभिप्रेरणा की अदृश्य आभा भी उसी तरह क्षणिक लग रही थी। दूसरे आदमी ने नीला कवच पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक नकाब था जिससे सिर्फ नफरत से भरी उसकी 2 आंखें दिखाई दे रही थीं। उसके पीछे 9 विशाल रक्तवर्ण तलवारें जमीन में धंसी हुई थीं और हर एक तलवार से हत्या का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभामंडल निकल रहा था। महान तलवारबाज नेता तलवार के दाव के 2 अन्य शाश्वत सम्राटों को मरते समय अपने पीछे खड़े होने के लिए राजी करने में कामयाब रहा। वे तीनों बेहद करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य रहे होंगे। निंग ने सोचा, अत्यधिक शक्ति का उपयोग अन्य प्रमुख शक्तियों को आपकी सेवा में लगाने के लिए किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ब्राइट शो साम्राज्य के सभी शाश्वत सम्राट सर्वशक्तिमान हेगेमॉन की सेवा करते थे। लेकिन जब सभी जानते थे कि मृत्यु निश्चित है तो निरंतर दास्ता केवल शक्ति पर निर्भर नहीं रह गई। यदि आप जानते थे कि आप मरने वाले हैं लेकिन फिर भी आपने किसी के पीछे खड़े होने का फैसला किया तो इसका सबसे अधिक मतलब ये था कि आप उस व्यक्ति के लिए बहुत अधिक स्नेह महसूस करते थे। अरे! निंग की नजर अचानक पास की एक पर्वत श्रृंखला पर पड़ी जो तलवार के ताव के 3 विशाल गुरुओं के बिल्कुल पास स्थित थी। पर्वत श्रृंखला का पूरा किनारा पूरी तरह से समतल बना हुआ था और उसकी सतह उस महान तलवारबाज के कई चित्रों से भरी हुई थी। युद्ध करते हुए उसके चित्र थे, मुस्कुराते हुए उसके चित्र थे और यहाँ तक कि आराम से शराब पीते हुए उसके चित्र भी थे। इन चित्रों की कुल संख्या 19 थी और निंग हर रेखा में समाई गहरी भावनाओं को महसूस कर सकता था। उन चित्रों में एक गहरी लालसा और व्यथा थी जो अनगिनत वर्षों के बीत जाने के बावजूद बिल्कुल कम नहीं हुई थी। स्पष्ट रूप से कलाकार को उस महान तलवारबाज की बहुत याद आती थी। ये किसने बनाया? निंग ने सोचा। लगता है कलाकार का मृतक से बहुत गहरा रिश्ता था। बाद में मुझे जरूर जाकर उसे और करीब से देखना होगा।
निंग ने उस महान तलवारबाज विशेषज्ञ की ओर देखा। ये समझना जरूरी है कि महान तलवार चलाने वाला विशेषज्ञ 3 मृत सरदारों में से एक था। जब निंग ने उसकी ओर देखा तो उसे एक ऐसी आभा का आभास हुआ जो सर्वशक्तिमान हेगेमोन की आभा से जरा भी कम नहीं थी। 2 अन्य शाश्वत सम्राट महान तलवार चलाने वाले के ठीक पीछे खड़े थे और उन तीनों ने जो परीक्षाएं छोड़ी थीं, वे भी वास्तव में आपस में जुड़ी हुई थीं। अगर निंग जरा भी और पास जाता तो वह खतरों से भरे एक परीक्षण क्षेत्र में पहुंच जाता। निंग ने पहले ही चीजों को परख लिया था। जब वह लाशों के पास गया तो उसे किसी अदृश्य शक्ति के उभार ने पीछे नहीं धकेला था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे उस दिशा में और आगे बढ़ाया गया तो वह तुरंत ही परीक्षाओं की दुनिया में घसीट लिया जाएगा। वे सचमुच बहुत सी खजाने की चीजें पीछे छोड़ गए हैं। निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। एक तो जिस महान तलवार पर नेता टिका हुआ था उससे अविश्वसनीय घनत्व और गंभीरता का आभास निकल रहा था। निंग को यकीन हो गया कि यह तलवार जरूर ब्रह्मांड का कोई खजाना होगी। उसके पीछे खड़े 2 विशेषज्ञ जो हथियार चला रहे थे वे तुलनात्मक रूप से कमजोर थे, लेकिन उनके पास और भी खजाने थे जो उनकी लाशों के पास रखे थे। जहां तक नेता का प्रश्न है, उसके सामने कुल 12 खजाने रखे गए थे। 35 लाशें, जिनमें से 3 तलवार के ताव के विशेषज्ञों की थीं। फिर भी निंग को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी खोज जारी रखी और दूसरी लाशों की जांच करने लगा। उसने युद्ध के निशानों का भी थोड़ा समय निरीक्षण किया, क्योंकि अब तक जो कुछ उसने देखा था उससे उसे कुछ समझ आ रही थी। वूश, घाटी की हवा पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई अपने साथ एक रहस्यमय प्राचीन आभा लेकर आती है। हवा निंग घाटी के बीच में खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यहाँ की दुनिया विकृत और बिखरी हुई थी और स्पेस टाइम भी अव्यवस्थित था। निंग इस दुनिया में आ गया था जो उन महाशक्तियों के बीच की लड़ाइयों के कारण संयोगवश बनी एक चीज से ज्यादा कुछ नहीं थी। यह कोई वास्तविक परीक्षण लोक नहीं था, इसलिए यह उतना खतरनाक भी नहीं था। निंग अंतरिक्ष समय के विकृत क्षेत्रों से होकर आगे बढ़ता रहा, सबसे खतरनाक स्थानों से बचता रहा तथा जो कुछ भी देखता था उस पर लगातार ध्यान करता रहा। क्या यही स्पेस टाइम की प्रकृति है? निंग ने धीरे से बुदबुदाया। पूरे इलाके में आग धधक रही थी। कमल मुद्रा में विराजमान एक महाशक्ति का शव था और उसके आसपास लाखों किलोमीटर तक सब कुछ अंतहीन लपटों में नहा रहा था। ये प्रमुख शक्ति बहुत पहले ही मर चुकी थी, लेकिन उसका दाव शाश्वत था। परिणामस्वरूप वह लगातार आसपास की दुनिया से लपटों को आकर्षित और खींचती रही, जिससे अग्नि निरंतर जलती रही। निंग आग की लपटों में आगे बढ़ गया। वह उस महाशक्ति के जितना करीब जाता, लपटें उतनी ही तेज होती जाती। जैसे जैसे निंग लपटों के बीच से गुजरता, उसे अग्नि के एक शाश्वत ताव की आहट महसूस होती जो आग की लपटों के बीच से फुसफुसा रही थी। निंग बहुत कुछ सीख पाया क्योंकि उसने हर टिमटिमाती लौ के साथ खुद को सावधानीपूर्वक तालमेल बिठाया। आग, निंग ने खुद से कहा। पुस्तक 28, अध्याय 26, छायाहीन तलवार इरादा। समय बीतता गया। निंग ने प्राइम रीचेस की दुनिया में अपनी यात्रा जारी रखी, विभिन्न युद्ध क्षेत्रों और भूमि पर छोड़े गए निशानों से गुजरते हुए। ऐसा करते हुए निंग को एहसास हुआ कि असल में 29 अलग अलग तरह के निशान थे। ये समझना जरूरी है कि तलवार के दाव के जरिए अनंत काल प्राप्त करने वाले शाश्वत सम्राटों ने भी अलग अलग रास्ते अपनाए होंगे और अपने दाव की व्याख्या अनोखे और खास तरीकों से की होगी। इस प्रकार उनके हमलों के दौरान छोड़े गए दाव अवशेषों में भी अंतर था, जिससे निशानों और चिन्हों को कई प्रकारों में भेद करना काफी आसान हो गया। 35 दिवंगत प्रमुख शक्तियां हैं और वे पीछे छूटे दाव अवशेषों में से 35 से मेल खाते हैं, लेकिन 4 प्रकार के निशान ऐसे हैं जो किसी से मेल नहीं खाते। निंग इस बात से थोड़ा हैरान था क्योंकि उसने कुछ और भी खोज लिया था। उन तीनों नेताओं के दाव सभी अद्भुत और भारी हैं, अकल्पनीय शक्ति से भरे हुए, लेकिन 4 प्रकार के दाव अवशेषों में से एक हर जगह पाया जा सकता है, भले ही वह सादा और साधारण लगता हो। मैंने इस जगह का निरीक्षण करते हुए 300 से ज्यादा साल बिताए, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि यह कितना भयानक है। बहुत संभव है कि वह विशेष दाव अवशेष आदिकालीन अराजकता के दाव का ही हो। ये बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन जब आप वास्तव में इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह उन 3 नेताओं के स्तर से भी आगे निकल गया था। जो युद्ध लड़ा गया था उसमें कोई ऐसा था जो उन तीनों सरदारों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। निंग सचमुच दंग रह गया। उसे अंदाजा था कि उन तीनों सरदारों को सर्वशक्तिमान हेगेमोन के बराबर होना चाहिए था। अगर वे कमजोर भी होते तो ज्यादा कमजोर नहीं होते, लेकिन ये चौथा सरदार, निंग को लग रहा था कि उसने सर्वशक्तिमान हेगेमोन को सचमुच पीछे छोड़ दिया है। आपके द्वारा देखे गए सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंचा एक पर्वत हमेशा मौजूद होता है। निंग ने सिर हिलाया। लेकिन इस ब्रह्मांड के जेनेसिस लेंस में आखिर हुआ क्या था? निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। कुछ पल बाद उसकी आंखें चमक उठीं। फिर भी जहां तक मेरा सवाल है, यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। निंग ने अपना काफी समय और ऊर्जा पीछे छूटे विभिन्न दाव अवशेषों, खासकर आदिकालीन अराजकता के दाव के सबसे प्रबल अवशेष से तालमेल बिठाने में लगाई थी। कभी कभी वह किसी पहाड़ की चोटी पर झपकी ले लेता था, कभी कभी वह किसी नदी के किनारे कमल की मुद्रा में बैठकर उसके पानी की कलकल ध्वनि सुनता था। वह बर्फ से ढकी बर्फीली जमीन पर टहलता तो कभी किसी झील के पानी में बहता। और बस ऐसे ही 6913 साल बीत गए। इस दुनिया में एक खास तरह की तलवार है, वह अथाह और गूढ़ है, उसका कोई पता नहीं चलता और उसका कोई पता नहीं चलता। जिस क्षण वह प्रकट होती है उसी क्षण दुश्मन का नाश हो जाता है।
निंग ने मुस्कुराते हुए वायलेट ज्वेल निकाला और फिर उस पर वार किया। फुश! निंग और उसकी तलवार दोनों पूरी तरह से गायब हो गए और उनका कोई पता नहीं चल सका। यह कोई स्थानिक टेलीपोर्टेशन नहीं था। ये किसी तरह की कोई गुप्त कला नहीं थी। बस यूं ही निंग गायब हो गई। पॉप! 3000 मीटर दूर निंग अचानक प्रकट हुआ, जैसे उसकी तलवार एक मानसिक लक्ष्य की ओर नीचे की ओर कट रही हो। किस तरह की तलवार को सचमुच निशानविहीन और निशानविहीन कहा जा सकता है? एक अदृश्य तलवार, एक ऐसी तलवार जिसे आप देख या महसूस ही नहीं कर सकते। इस तरह की तलवार से बचाव करना सबसे मुश्किल होता है। निंग के चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने दूर पड़ी प्राचीन शक्तियों की लाशों की ओर नजर घुमाई, फिर कृतज्ञता और सम्मान में झुक गया। धन्यवाद वरिष्ठों, आखिरकार मैंने अपने छायाविहीन रुख का तलवार अभिप्राय विकसित कर लिया है। ब्राइट मून तलवार कला छायाहीन रुख। पहले जब निंग इस मुद्रा का इस्तेमाल करता था तो वह अपने प्रहारों की गति को बढ़ाने के लिए विभिन्न सर्वव्यापी दाव का इस्तेमाल करता था। उदाहरण के लिए, अगर वह हवादार इलाके में होता तो वह हवा की शक्ति उधार लेता, जबकि अगर वह धूप वाले इलाके में होता तो वह प्रकाश की शक्ति उधार लेता। वह लगभग हर जगह व्याप्त अंतरिक्ष तरंगों की शक्ति भी उधार ले सकता था, क्योंकि यह एक ऐसी तकनीक थी जो विभिन्न दाव की शक्ति को उधार लेती थी। निंग का छायाहीन रुख वास्तव में भूतिया और रहस्यमय था, जिससे यह अजीब तरीकों से उतार चढ़ाव और गति प्राप्त कर सकता था, जिससे इसे जबरदस्त शक्ति मिलती थी। हालांकि उसका रुख कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया जिस पर उसकी यिन यांग तलवार इरादा और उसकी रक्त बूंद तलवार इरादा थी। केवल आंतरिक पहुंच में आने के बाद और कई शाश्वत सम्राटों द्वारा छोड़े गए सभी दाव अवशेषों को देखने के बाद, विशेष रूप से भ्रामक रूप से सरल और फिर भी आदिकालीन अराजकता के अत्यधिक शक्तिशाली दाव से संबंधित अवशेषों को देखने के बाद, निंग को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। छायाहीन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ अपने आसपास की सभी चीजों की शक्ति उधार लेना नहीं है। इसका अर्थ है सचमुच सभी चीजों के साथ एक हो जाना। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तलवार सचमुच गायब हो जाए, लेकिन जब वह आसपास की सभी चीजों के साथ एक हो जाती है तो वह किसी भी दुश्मन के लिए पूरी तरह से अदृश्य हो जाती है। जब मौसम में हवा चलती है तो ये हवा के झोंके में बदल सकती है। जब ये चमकीला होता है तो ये प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो सकता है। जब यह अंतरिक्ष में होता है तो ये स्थानिक तरंग में परिवर्तित हो सकता है। ब्रह्मांड का हर एक भाग, चाहे वह कहीं भी हो, उस ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों के प्रभाव और शक्ति के अधीन है। अगर मेरी तलवार उन चीजों में पूरी तरह से विलीन हो जाए तो वह स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से छायाहीन और अदृश्य हो जाएगी। निंग को आखिरकार समझ आ गया कि उसके छायाहीन रुख का असली लक्ष्य क्या होना चाहिए, और इस प्रकार आंतरिक पहुंच में विभिन्न दाव अवशेषों पर ध्यान करते हुए 6913 वर्ष बिताने के बाद वह अंततः एक पूरी तरह से नया छायाहीन रुख विकसित करने में सक्षम हो गया। निंग का शरीर किसी जादुई खजाने जैसा मजबूत था। उसकी तलवार की तरह वह भी हर चीज में समा सकता था। जब उसने और उसकी तलवार ने ऐसा किया तो उसके हमले पहले से भी ज्यादा तेज और भूतिया हो गए। फिलहाल मैं अपनी तलवार को उसके आसपास के वातावरण में बमुश्किल ही समाहित कर पा रहा हूँ। हालांकि इसे देखा नहीं जा सकता, फिर भी इसे ईश्वर ज्ञान से पहचाना जा सकता है। निंग ने मन ही मन सोचा, जैसे जैसे इस मुद्रा में मेरा कौशल बढ़ता जाएगा मैं इसे सचमुच सभी चीजों के साथ एकाकार कर पाऊंगा, ऐसा कि ईश्वर ज्ञान भी इसे पहचान नहीं पाएगा। तभी यह मुद्रा सचमुच घातक होगी। दाव सभी स्थानों पर मौजूद था। एक दिन उसकी छायाहीन स्थिति भी सभी स्थानों पर होगी। एक ऐसी तलवार जिसे ईश्वर भी नहीं पहचान सकता। एक ऐसी तलवार जिसे आप तभी देख पाएंगे जब वो अचानक आपकी खोपड़ी में धंस जाएगी। ऐसी तलवार कितनी भयानक होगी। लेकिन जाहिर है इस स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं इस तकनीक को चरम तक प्रशिक्षित कर सकूं तो ये सचमुच छायाहीन और निराकार हो जाएगी, कहीं भी प्रकट होने में सक्षम। काश मैं अभी भी उस अवस्था से बहुत दूर हूँ। निंग जानता था कि उसे अभी और कितना आगे जाना है। दरअसल उसने किसी और को भी इस लक्ष्य में सफल होते देखा था, वह प्रमुख शक्ति जिसने आदिम अराजकता के दाव का प्रयोग किया था। आदिम अराजकता ने सभी दाव को अपने में समाहित कर लिया था। निंग को ये पता लगाने में इतना समय क्यों लगा कि यह प्रमुख शक्ति उन 3 नेताओं से भी अधिक शक्तिशाली थी। इसका कारण ठीक यही था कि इस शक्ति का आदिम दाव का दाव लगभग अदृश्य था, जिसने अन्य सभी दाव अवशेषों को अपने में समाहित कर लिया था। कई वर्षों तक आंतरिक पहुंच का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के बाद ही उन्हें ये चौंकाने वाला एहसास हुआ। जहां तक उस महान शक्ति का सवाल है, उसने अपने दाव में सभी चीजें समाहित कर ली थीं, जिससे उसे ईश्वरीय ज्ञान या हृदय शक्ति से भी लगभग पहचाना नहीं जा सकता था। उसे केवल अन्य माध्यमों से ही खोजा जा सकता था। ब्राइट मून तलवार कला में निंग के पास अब 3 पूर्ण तलवार इरादे थे। रक्त बूंद तलवार इरादा, यिन यांग तलवार इरादा और नया छाया रहित तलवार इरादा। हालांकि छायाहीन तलवार इरादे की एक कमजोरी यह थी कि इसे ईश्वर ज्ञान के जरिए पहचाना जा सकता था, लेकिन सच कहें तो यह असल में कोई कमजोरी नहीं थी। आखिर कितने दाव लॉर्ड्स खुद को ईश्वर ज्ञान के लिए अदृश्य बना पाए? चूंकि छायाहीन तलवार इरादे को सभी चीजों और सभी दाव में समाहित किया जा सकता था, इसलिए यह अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और गूढ़ हो गया था। इसने इसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था और इसे मौलिक रूप से रूपांतरित कर दिया था, जिससे ये रक्त बूंद तलवार इरादे के समान स्तर तक पहुंच गया था। वाह! जैसे जैसे निंग भीतरी दुनिया से गुजरता, वह कभी कभी बिना किसी आवाज के गायब हो जाता, फिर कुछ लाख किलोमीटर दूर फिर से प्रकट हो जाता। वह ऐसे ही चलता था,
उसने छायाहीन मुद्रा में अपने प्रशिक्षण को अपने चलने के तरीके में शामिल कर लिया था। अगर मुझे इतने सारे शाश्वत सम्राटों द्वारा छोड़े गए दाव अवशेषों पर ध्यान करने का मौका न मिलता तो मुझे इस मुद्रा में महारत हासिल करने में कम से कम 100 करोड़ साल लग जाते, निंग ने सोचा। ब्राइट मून की 5 मुद्राओं में से बाकी 4 के लिए ध्यान और अचानक होने वाले बोध की जरूरत थी, जबकि छायाहीन मुद्रा के लिए निंग को अपने क्षितिज का विस्तार करना और कई नए अनुभव प्राप्त करने की जरूरत थी। इस दुनिया में शाश्वत सम्राटों द्वारा छोड़े गए कई दाव अवशेषों की बदौलत निंग अपनी उन्नत मुद्रा को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से समझने में कामयाब रहा। निंग के पास मौजूद हर एक दाव सर्वोच्च दाव बन जाता। उदाहरण के लिए उसके हमलावर दाव में रक्त बूंद तलवार इरादा और छाया रहित तलवार इरादा शामिल थे। रक्त बूंद तलवार इरादा अपने चरम पर निंग को अपने रास्ते की सभी बाधाओं को नष्ट करने की अनुमति देगा। अंतरिक्ष समय कुछ भी उसकी तलवार का मुकाबला नहीं कर पाएगा, जो शक्ति के अथाह स्तरों तक पहुंच जाएगी। छायाहीन तलवार इरादा अपने चरम पर ऐसा कर देगा कि दुश्मन मरने से पहले निंग का पता लगाने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाएगा। मैंने अब ब्राइट मून के 5 सच्चे रुखों में से 3 विकसित कर लिए हैं। 16 हॉट रुख और हेवन ब्रेकर रुख बचे हैं, निंग ने सोचा। 16 हॉट रुख एक रक्षात्मक दाव होगा, जबकि हेवन ब्रेकर रुख एक और आक्रामक दाव होगा। हर रुख पहले वाले तीनों से मौलिक रूप से अलग होगा। मैं यहाँ हूँ। निंग तेज गति से आगे बढ़ते हुए लगातार गायब और फिर प्रकट हो रहा था। अब वह अपनी पिछली अधिकतम गति से भी तेज चल रहा था। उनके इस गति कौशल को छायाहीन बचाव कौशल कहा जा सकता है। संभवतः अधिकांश दाव लॉर्ड्स निंग की गति को पूरी गति से पकड़ नहीं पाएंगे। यही कारण था कि सर्वोच्च दाव इतने भयानक थे। प्रत्येक सर्वोच्च दाव की शक्ति अद्भुत थी। अगर आप उनमें से केवल एक भी पा लेते तो भी भविष्य में आप निश्चित रूप से एक भयानक दाव लॉर्ड बन जाते। नेता निंग वहीं खड़ा था, सिर उठाए वह दूर 3 तलवारधारी आकृतियों को देख रहा था। आगे एक हट्टा कट्टा आदमी था जो उस विशाल गहरे नीले रंग की तलवार को थामे हुए था। उसके पीछे एक सफेद वस्त्रधारी आदमी था जो अपनी पीठ पर एक बैंगनी तलवार, एक सुनहरी तलवार और एक सफेद तलवार लिए हुए था, और सफेद वस्त्रधारी आदमी के बगल में एक भयानक आदमी था जिसने उसके सामने 9 रक्तवर्णी तलवारें जमीन में गाड़ दी थीं। तलवार के दाव के ये केवल 3 विशेषज्ञ थे जो आंतरिक पहुंच के भीतर थे। 3 वरिष्ठ। निंग ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। तलवार के ताव में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके इन विशेषज्ञों के प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा थी। निंग आगे बढ़ने लगा। जल्द ही उसे अपने शरीर पर अदृश्य तरंगों की एक श्रृंखला फैलती हुई महसूस हुई। अगर वह और आगे बढ़ता तो उसे बहाकर परीक्षण स्थल पर ले जाया जाता। इन परीक्षणों में कई तेजस्वी प्रतिभाएं और डाउनलॉर्ड मारे गए थे। मेरा मौका मेरे सामने है, मैं इससे कैसे पीछे हट सकता हूँ। निंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और एक कदम और आगे बढ़ा दिया। वूश, वह उन अदृश्य तरंगों से पूरी तरह घिरा हुआ था। इस बार निंग ने अपनी छायाहीन बचाव कला का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय वह सचमुच हवा में गायब हो गया और उसे उन 3 शक्तियों द्वारा छोड़े गए परीक्षण लोक में टेलीपोर्ट कर दिया गया। पुस्तक 28 अध्याय 27 दुष्टों का रसातल। जिस समय जी निंग तलवार के ताव के 3 ग्रैंडमास्टरों द्वारा छोड़े गए परीक्षण विश्व में प्रवेश कर रही थी, उसी समय जेनेसिस भूमि के बाहरी क्षेत्र में कुछ और घटित हो रहा था। ये पूर्ण अंधकार का क्षेत्र था। प्रकाश का केवल एक ही स्रोत दिखाई दे रहा था, एक अकेला व्यक्ति जो वहां खड़ा था और सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। ये राजकुमार ग्रेट जॉय थे। उससे तरंगों की एक श्रृंखला बाहर की ओर निकल रही थी, जिससे स्पेस टाइम लगातार उतार चढ़ाव कर रहा था। हालांकि उसने अभी तक कोई प्रहार नहीं किया था। ये स्पष्ट था कि उसके चारों ओर शक्ति का आभामंडल पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गया था। वह एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया था। सच्ची आजादी और स्वतंत्र इच्छा। आज से मैं ग्रेट जॉय सचमुच शिखर पर पहुंच गया हूँ। अब मैं बर्टुलू या ईस्टकल से कमजोर नहीं हूँ, राजकुमार ग्रेट जॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वह दूसरों के साथ प्राइमजन श्रृंखलाओं की यात्रा पर गया था तो जी निंग और सोलविंड पास होने में कामयाब रहे थे, जबकि वह असफल रहा था। राजकुमार ग्रेट जॉय एक बेहद घमंडी इंसान थे। उन्होंने अपनी हार को बड़े ही सहज भाव से स्वीकार किया, लेकिन असल में उस दिन उनके दिल में आक्रोश का एक बीज गहराई से दबा हुआ था। अब आखिरकार उन्होंने अपने आक्रामक दाव और रक्षात्मक दाव को एक साथ मिलाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जिसके परिणामस्वरूप वे फिर से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। इससे पहले ब्राइट शो साम्राज्य के 12 महलों के विश्व स्तरीय साधकों में से केवल 2 सदस्य ही इस स्तर तक पहुंच पाए थे, बर्टुलू और ईस्टकल्ट। अब ग्रेट जॉय भी उनके साथ जुड़ गया था। मैं जिस स्तर पर पहुंच गया हूं, वह किसी भी विश्व स्तरीय साधक के लिए शक्ति का सच्चा शिखर है। राजकुमार ग्रेट जॉय ने धीरे से सिर हिलाया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइम रीच में क्या रहस्य या चमत्कार छिपे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं और ज्यादा बेहतर बन सकूं। फिर भी मैं अभी भी उस जगह की यात्रा करना चाहता हूं। शायद मुझे कुछ खास खजाने मिल जाएं जो भविष्य में डाउनलॉर्ड बनने पर मेरे काम आएं। अगर वह ब्राइट शो किंगडम में अपने घर वापस होता तो शायद उसने कुछ आसान तैयारियां की होती और तुरंत ही डाउनलॉर्ड बन जाता। लेकिन अगर वह यहाँ वैकल्पिक ब्रह्मांड में ऐसा करता तो वह फिर कभी घर वापस नहीं जा पाता। राजकुमार ग्रेट जॉय के पास 2 सर्वोच्च दाव थे। अब उन्होंने उन्हें एक आदर्श तरीके से एक साथ मिला दिया था, जिसके परिणामस्वरूप वे शक्ति के शिखर पर पहुंच गए थे। हार्टलॉर्ड सोलिविंड को हार्टफोर्स कल्टीवेटर लीडर द्वारा छोड़े गए परीक्षण विश्व में जीवन मरण के अनेक परीक्षणों का सामना करना पड़ा। और जी निंग का क्या?
उसने अभी अभी तलवार के ताव के उन 3 महागुरुओं की परीक्षण दुनिया में प्रवेश किया था। निंग को महसूस हुआ कि एक अदृश्य शक्ति का उभार फैल गया है और उसे घेर लिया है तथा तुरंत उसे दूर धकेल दिया है। अरे, जब वह एक बार फिर अपने आसपास का माहौल समझ पाया तो वह थोड़ा चौंका। जहाँ तक नजर जाती उसके आसपास का इलाका जीवित प्राणियों से भरा हुआ था। वह दूर से एक विशाल गढ़ भी देख सकता था, एक ऐसा गढ़ जिससे एक अद्भुत शक्ति का आभामंडल निकल रहा था। हालांकि निंग पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन सामान्य विश्व स्तरीय साधक इस आभामंडल का विरोध बिल्कुल नहीं कर पाते। यह क्या है? निंग की नजर अचानक पास में पड़ी एक साधारण सी चट्टान पर पड़ी। ये चट्टान बहुत साधारण थी, लेकिन अचानक इसके भीतर से सुनहरे अक्षरों की एक श्रृंखला, साथ ही एक नक्शा भी बाहर आने लगा। राक्षसों के रसातल में 36 परतों वाली एक दुनिया है। इसे तलवार के दाव के 3 महागुरुओं ने एक परीक्षण स्थल के रूप में बनाया था। 12वीं परत, 24वीं परत और 36वीं परत, सभी में निकास सुरंगें हैं। यही एकमात्र बाहर निकलने के रास्ते हैं, एकमात्र रास्ते जिनसे आप निकल सकते हैं और उत्पत्ति भूमि पर लौट सकते हैं। ये याद रखें, केवल शक्तिशाली ही वह जीतेंगे जो वे चाहते हैं। सुनहरे शब्द और नक्शा एक क्षण के लिए हवा में तैर गए, फिर तुरंत गायब हो गए। निंग ने अपनी दिव्य इंद्रिय से अपने आसपास के 1 अरब किलोमीटर के क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए अपनी दृष्टि घुमाई। इस क्षेत्र में एकमात्र इमारत वह विशाल गढ़ था, और वह गढ़ 1 करोड़ साधकों से भरा हुआ था, जिनमें से 3 सबसे शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधकों की तिकड़ी थे। वे तीनों विश्व स्तरीय साधक साहसी और वीर थे, लेकिन जब उन्हें निंग की दिव्य इंद्रिय का उन पर प्रभाव महसूस हुआ तो वे बुरी तरह भयभीत हो गए। क्या शक्तिशाली ईश्वरीय ज्ञान! ये समझना होगा कि कई वर्ष पहले जब निंग ने ब्लूग्रेस संप्रदाय की ईस्ट स्मोक शाखा का दौरा किया था, तो वह अपनी ईश्वर इंद्रियों का उपयोग करके एक साथ 300 से अधिक अन्य विश्व स्तरीय साधकों की ईश्वर इंद्रियों को नष्ट करने में सफल रहा था। तीनों महापुरुष अनगिनत साल पहले मर गए थे, लेकिन इस दुनिया में अभी भी इतने सारे जीव जंतु मौजूद हैं जो उन्होंने अपने भावी उत्तराधिकारियों की परीक्षा लेने के लिए छोड़ी थी। निंग ने सोचा। उसने उस इलाके का निरीक्षण इसलिए किया था क्योंकि वह देख सकता था कि गढ़ को ढकने वाले प्रतिबंधात्मक मंत्र उतने शक्तिशाली नहीं लग रहे थे। फुफ! निंग एक कदम आगे बढ़ा, फिर पूरी तरह से गायब हो गया। वह दिव्य ज्ञान किसका था? वह बेहद शक्तिशाली था। ये दुनिया खरबों किलोमीटर बड़ी है, लेकिन उस स्तर का दिव्य ज्ञान रखने वाले बहुत कम लोग हैं। सुनहरे वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति कमल मुद्रा में बैठा था। उसके चेहरे पर एक शिकन थी। फुश! अचानक सफेद वस्त्र पहने एक युवक उसके बगल वाली सीट पर प्रकट हुआ। वह युवक शांति से बैठा सुनहरे वस्त्र पहने विशेषज्ञ को घूर रहा था। तुम! सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग सफेद वस्त्र पहने युवक को घूरते हुए भयभीत हो गया। तुम! वह एक विश्वस्तरीय साधक था। वह इस संसार में शक्ति के शिखर पर विराजमान था। फिर भी ये युवक इतना शक्तिशाली था कि बिना उसकी जानकारी के ही उसके पास आ गया। निंग ने कहा, मेरे कुछ प्रश्न हैं, कृपया उनसे पूछ लीजिए, वरिष्ठ। सुनहरे वस्त्र पहने उस बुजुर्ग का दिल डर से कांप रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि क्या होगा, निंग ने कहा। सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग जल्दी से मुस्कुराया। बुजुर्ग, अगर आप मुझे मारना चाहते तो शायद अपनी उंगलियों के एक झटके से मार सकते थे। ये छोटा कभी आपको धोखा देने या आपसे कुछ छिपाने की हिम्मत नहीं करेगा। निंग ने सिर हिलाया। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने शैतानों के रसातल के बारे में सुना है? राक्षसों की खाई? मेरे पास है, बिल्कुल मेरे पास है। सुनहरे वस्त्र पहने उस बुजुर्ग ने निंग को उत्सुकता भरी नजरों से देखा। तार्किक रूप से कहें तो इस दुनिया के हर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ को राक्षसों की खाई के बारे में पता होना चाहिए। निंग की निगाहें सख्त हो गईं। सुनहरे वस्त्रधारी वृद्ध ने जल्दी से कहा, हमारी ये दुनिया 1 खरब किलोमीटर के आकार की है और शक्तिशाली विशेषज्ञ बादलों की तरह आम हैं। अनगिनत वर्षों में कई विशेषज्ञ पैदा हुए हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली हमेशा से ही राक्षसों के रसातल के भयानक शैतान रहे हैं। कहानियों के अनुसार राक्षसों के रसातल में कुल 36 स्तर हैं। उस जगह पर अनगिनत शैतान रहते हैं और उनमें से कुछ इतने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं कि उन्हें राक्षस राज की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। हर अराजकता चक्र में एक बड़ी संख्या में शैतान एक दुष्ट स्वामी के मार्गदर्शन में दुष्टों के रसातल से निकलकर इस दुनिया पर छा जाएंगे। जब ऐसा होगा तो इस दुनिया के सभी विशेषज्ञों को एकजुट होकर इस हमले का सामना करना होगा, लेकिन निश्चित रूप से कभी कभी हम असफल होंगे। किसी भी स्थिति में शैतानों को थोड़े समय के बाद दुष्टों के रसातल में वापस लौटना होगा। निंग ने भौहें चढ़ाईं। फेंग लॉर्ड, अपने शत्रु को जानो और स्वयं को भी जानो, तभी तुम हर युद्ध में विजयी होगे। निंग इस स्थानीय विशेषज्ञ से पूछताछ करने इसलिए आया था क्योंकि वह इस दुष्टात्माओं के रसातल के बारे में और जानना चाहता था। आखिरकार ये 3 शाश्वत सम्राटों द्वारा स्थापित एक परीक्षण लोक था और उनमें से एक सर्वशक्तिमान हिगेमॉन के समान शक्ति का था। अति सतर्क रहने जैसी कोई बात नहीं थी। किंवदंतियों के अनुसार रसातल की पहली 12 परतों में केवल एक ही दुष्ट प्रभु है। 13वीं परत से शुरू होकर प्रत्येक परत में कई दुष्ट प्रभु होंगे। ये दुष्ट प्रभु अत्यंत शक्तिशाली हैं और उनके लिए हमें मारना आसान है। सुनहरे वस्त्रधारी वृद्ध ने आह भरी। आखिरी 12 परतों में क्या छिपा है, ये हम सबके लिए एक रहस्य है। निंग ने धीरे से सिर हिलाया, मानो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। ये दुनिया सिर्फ 1 खरब किलोमीटर आकार की थी। कुछ विस्तृत पूछताछ के बाद निंग को समझ आया कि यहाँ के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ सिर्फ विश्व स्तर के थे। जो लोग डाउनलॉर्ड स्तर तक पहुँच गए वे बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे।
शैतानों की खाई। निंग एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा दूर उस विशाल काली खाई को देख रहा था, जो धरती में एक गोलाकार छेद था और जिसकी परिधि 10 लाख किलोमीटर थी। ये खाई इतनी गहरी थी कि इसकी तह तक देखना नामुमकिन था। बस एक ही चीज महसूस हो रही थी, वह थी उससे निकलती भयावह आभा। तो यह वही परीक्षा है जो महापुरुषों ने पीछे छोड़ी थी। निंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ये तथाकथित परीक्षाएं दरअसल उन्मूलन की प्रक्रियाएं थीं। सभी प्रमुख शक्तियां अत्यंत अभिमानी थीं और इसलिए साधारण साधक उनके खजानों पर नजर डालने की भी कोशिश करने के योग्य नहीं थे। ये समझना होगा कि हेगेमोन स्तर के लोगों द्वारा छोड़ा गया कोई भी खजाना निश्चित रूप से अमूल्य होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं, जी निंग, तीनों महागुरुओं को योग्य समझूंगी। निंग तलवार की रोशनी की एक लकीर में बदल गई, फिर रक्त बूंद तलवार आशय का एक संकेत देते हुए बाहर उड़ गई। तलवार की रोशनी की लकीर तुरंत राक्षसों के रसातल में जा गिरी। हुश 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 हुश। इस स्थान से एक काली धुंध बाहर की ओर बह रही थी, जो अपने साथ अजीब स्थानिक लहरें ले जा रही थी। अरे, निंग जल्द ही शैतानों के रसातल के पहले स्तर पर पहुंच गया। ये पहला स्तर ज्वालामुखियों, लावा और अनंत मात्रा में धधकती रोशनी की दुनिया थी। निंग अपनी दिव्य दृष्टि से बाहर निकल आया, लेकिन ज्यादा चिंतित नहीं था। आखिरकार पहले 12 स्तरों पर तो सिर्फ एक ही दानव स्वामी था। यहाँ तक कि स्थानीय विश्व स्तरीय साधक भी अक्सर पहले स्तर से ही साहसिक यात्रा पर आते थे। ये स्तर लगभग 10 अरब किलोमीटर का है और अपने आप में एक दुनिया है। इसमें 300 से ज्यादा शैतान हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक साधारण विश्व स्तरीय साधक जैसी आभा है। निंग के हाथ उसकी तलवार वायलेट ज्वेल पर कस गए। ऊपर की दुनिया से कोई आया है, वह वास्तव में हमारी दुनिया राक्षसों की खाई में घुसपैठ करने की हिम्मत करता है, उसे मार डालो। जब निंग ने अपनी दिव्य इंद्रिय से हाथ बढ़ाया तो आसपास के कुछ शैतानों का ध्यान तुरंत उनकी ओर आकर्षित हुआ और वे निंग की ओर झपटे। ये सभी शैतान एक ही जाति के थे, एक ऐसी जाति जिसकी त्वचा धूसर काली थी, पंख शिराओं जैसे थे और नुकीले पंजों की एक जोड़ी थी जो धातु की रोशनी से चमकती थी। ये शैतान उड़ते हुए स्वर्गीय दास की सीमाओं को आसानी से पार कर सकते थे और उनके चारों ओर शक्ति का अदृश्य आभामंडल बहुत विशाल था। निंग ने अपनी निगाह से उस क्षेत्र को देखा और उसकी निगाह तलवारों में बदल गई। तलवार इरादों की एक श्रृंखला फूट पड़ी, जो एक विशाल यिन यांग तलवार क्षेत्र में बदल गई, जो एक भयानक चक्की की तरह था जिसने सभी हमलावर शैतानों को आसानी से कुचल दिया। हमलावर शैतान बुरी तरह डर गए थे। क्या ये दुश्मन सिर्फ अपनी तलवार इरादे से ही उन्हें मार सकता था? हालांकि निंग बिल्कुल शांत था। ये छोटे शैतान उसके दाव बिजली या दाव जल के इस्तेमाल के भी लायक नहीं थे। सिर्फ अपने इरादे से यिन यांग तलवार क्षेत्र बनाने के परिणामस्वरूप एक ऐसा क्षेत्र बना जिसमें शायद उसकी पूरी शक्ति का सिर्फ 10% - 20% ही था, लेकिन यह इन विरोधियों को आसानी से मिटाने के लिए काफी था। गड़गड़ाहट। भयानक तलवार इरादे को बेरहमी से धोया गया। आसानी से सभी हमलावर शैतानों का सफाया कर दिया गया। निंग नीचे की ओर उड़ता रहा, जमीन और काली धुंध की एक और परत को पार करता हुआ राक्षसों के रसातल के दूसरे स्तर पर पहुंचा। पुस्तक 28, अध्याय 28, मृत्यु निकट आ रही है। जी निंग एक के बाद एक स्तर पार करता गया और आसानी से 12वें स्तर तक पहुंच गया। अब तक उसे तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। उसका यिन यांग तलवार क्षेत्र सभी बाधाओं को पार करने के लिए पर्याप्त था। स्तर 12। निंग एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा था और दूर तक देख रहा था। राक्षसों के रसातल का 12वां तल गहरे लाल रंग की धरती और गहरे लाल पहाड़ों से भरा था। नदियां भी गहरे लाल रंग की थीं। बस एक ही चीज अलग थी, वह था दूर से दिखाई देने वाला एक गहरा काला भंवर। ये भंवर आकार में बहुत बड़ा था और इससे शक्तिशाली अंतरिक्षीय लहरें निकल रही थीं। क्या यह एक टेलीपोर्टेशन सुरंग है? निंग ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह एक स्थानिक गलियारा था जिससे उपयोगकर्ता सुरक्षित रूप से गुजरकर यहाँ से निकल सकता था। लेकिन क्या उसे कोई भाग्य या अवसर मिलने से पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए था? निंग निश्चित रूप से ऐसी किसी भी चीज के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहा था। निंग अच्छी तरह जानता था कि 12वें स्तर तक पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति का उन 3 तलवारबाजों के लिए कोई मतलब नहीं था। जी निंग की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि कुछ स्थानीय विश्व स्तरीय साधक भी इस स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। जैसे जैसे निंग नीचे की ओर यात्रा कर रहा था, उसे कई जादुई खजाने मिले थे जो उन स्थानीय लोगों ने छोड़े थे जिन्होंने इस जगह को चुनौती दी थी। ये 12वां स्तर है। यहाँ एक दुष्ट प्रभु होना चाहिए। माना जाता है कि दुष्ट प्रभुओं के विशाल समूह दुष्टों के रसातल की गहराइयों में विचरण करते हैं और हर अराजकता चक्र में एक दुष्ट प्रभु होगा जो शैतानों को रसातल से बाहर निकालकर बाहरी दुनिया पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि चूंकि वे अक्सर पराजित हो जाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तथाकथित दुष्ट प्रभु भी उतने शक्तिशाली नहीं हैं। निंग मुस्कुराया। वह वास्तव में इन दुष्ट प्रभुओं का कोई सम्मान नहीं करता था। उसने एक बार फिर अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार किया और उसका उपयोग करके पूरे 12वें स्तर को तुरंत घेर लिया। एक बार जब उसकी ईश्वरीय इंद्रिय फैल गई तो उसने तुरंत इस स्तर पर शैतानों को जगा दिया, साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली शैतान, तथाकथित दुष्टात्मा को भी। थोड़ा समय बीता जो एक केतली चाय उबालने के लिए पर्याप्त था। धमाका। निंग की तलवार एक विशालकाय शैतान की गहरी लाल त्वचा में घुस गई। पहले सभी शैतानों की खालें भूरे काले रंग की होती थीं। ये शैतान उससे कहीं ज्यादा बड़ा था और उसकी त्वचा गहरी लाल थी। यह एक दुष्ट प्रभु था। ड्रा ड्रा। राक्षस का गला चीर दिया गया था, लेकिन वह अजीब चीखने जैसी आवाजें निकालता रहा और अपने तीखे पंजे निंग की ओर चलाता रहा, उसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करता रहा। स्विश
स्विश स्विश, निंग के हाथों में मौजूद दिव्य तलवार की रोशनी के विचित्र चापों की श्रृंखला में फट गई और 3 बार में ही राक्षस के टुकड़े टुकड़े हो गई। हालांकि राक्षस का शरीर तुरंत ही पुनः स्वस्थ हो गया और उसने एक भयंकर गर्जना की और एक बार फिर निंग की ओर झपटा। उसके द्वारा छोड़े गए हर एक घूंसे और लात में अविश्वसनीय शक्ति थी जिससे उसका अपना शरीर कांप उठता था। स्पष्ट रूप से अपनी शक्ति पर उसका सूक्ष्म नियंत्रण नहीं था। उदाहरण के लिए निंग पूरी अराजकता की दुनिया में मौजूद शक्तियों को आसानी से कुचलने और नष्ट करने में सक्षम था। वह अपनी तलवार की रोशनी से पूरी तरह घिरा हुआ था और कोई भी शक्ति बचकर निकलने में असमर्थ थी। वार तलवार की रोशनी चमक उठी जिसके परिणामस्वरूप फिनलॉर्ड एक बार फिर कमर से 2 भागों में बंट गया और बस ऐसे ही निंग ने पहले अपने यिन यांग स्वॉर्ड डोमेन का इस्तेमाल किया, फिर अपनी ब्लड ड्रॉप मुद्रा, फिर शैडोलेस मुद्रा और फिर अपनी दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके लगभग पूरे 1 घंटे तक फिनलॉर्ड पर लगातार हावी रहा और उसे कुचलता रहा। हालांकि यह एक ऐसा प्राणी था जो युद्ध के लिए ही बना था, लेकिन इस पर इतनी सहजता और बेरहमी से कब्जा किया गया था कि पूरे 1 घंटे के बाद उसे आखिरकार डर का एहसास हुआ और उसने भागने का फैसला किया। एक दुष्टात्मा को मारना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे इतना डरा देना कि वह अपनी जान बचाकर भाग जाए, यह आसान नहीं था। इस दानव प्रभु का शरीर काफी मजबूत है, शायद दूसरे चरण के दाव लॉर्ड के शरीर के बराबर। निंग ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि दाव के बारे में इसकी समझ बहुत कम है। कोई भी सामान्य विश्व स्तरीय साधक इस मामले में उससे कहीं बेहतर होगा। फेन लॉर्ड का कई बार परीक्षण करने के बाद निंग को एहसास हुआ कि हालांकि एक फेन लॉर्ड प्रिंस ग्रेटजॉय जैसे अन्य अत्यंत प्रतिभाशाली विश्व स्तरीय साधकों के लिए कोई खतरा नहीं होगा, फिर भी पर्याप्त संख्या में होने पर वे खतरनाक होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके शरीर दूसरे चरण के दाव लॉर्ड्स के बराबर थे, जिसका अर्थ था कि उनकी आक्रमण शक्ति खतरनाक रूप से उच्च थी। उनकी कमजोरी यह थी कि उनके हमले थोड़े अनाड़ी थे और उन्हें चकमा देना आसान था, लेकिन पर्याप्त हमलों के साथ वे आपको हमलों के तूफान में डुबो सकते थे जिससे निपटना बहुत मुश्किल होता। फिर भी चूंकि निंग के पास यिन यांग तलवार क्षेत्र के साथ साथ 7 प्रकार की दाव बिजली और दाव पानी भी था, इसलिए उसके लिए बड़े पैमाने पर शैतानों से निपटना बहुत आसान होगा। अब जाने का समय हो गया है। तलवार की रोशनी में नहाया हुआ निंग नीचे की ओर उड़ने लगा। धमाका, वह आसानी से अपने नीचे की जमीन को पार कर गया, एक और विश्व झिल्ली से गुजरते हुए राक्षसों के रसातल के 13वें स्तर पर पहुंच गया। यह एक रक्त लाल दुनिया थी जिसमें से खून की अंतहीन दुर्गंध और एक आकर्षक आभा निकल रही थी जो यहाँ आने वाले किसी भी साधक के दिल को पागलपन की ओर ले जाने की कोशिश कर रही थी। निंग की दिव्य इंद्रिय तेजी से इस दुनिया में फैल गई। इस दुनिया में केवल 8 जीवित प्राणी थे और वे सभी राक्षस थे। ग्वार, मारना, उसे मार डालो। 8 फिनलॉर्ड इस दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित थे, लेकिन अब वे सभी सीधे निंग की ओर उड़े। एक फिनलॉर्ड के खिलाफ अपनी पिछली लड़ाई में निंग ने लगभग 1 घंटे तक उस पर पूरी तरह से कब्जा जमाया था। उसके बाद उसने भागने का फैसला किया। यह इस बात का प्रमाण था कि ये जीव वास्तव में कितने क्रूर और बर्बर थे, कितना कमजोर। निंग ने उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और 14वें स्तर की ओर उड़ते हुए उसने निकटतम दानवों में से एक को आसानी से हरा दिया। वह एक एक करके नीचे की ओर उड़ता रहा। उसके यिन यांग तलवार क्षेत्र ने ये सुनिश्चित कर दिया कि ये दुष्ट स्वामी उसके लिए किसी भी तरह का खतरा पैदा न कर पाएं। जल्द ही निंग 19वें स्तर पर पहुंच गया। निंग ने सोचा था कि वह इस स्तर को भी आसानी से पार कर लेगा, लेकिन जब उसने देखा कि इस स्तर में एक शाश्वत हथियार है तो उसे तुरंत पता चल गया कि चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। पहले 13 स्तरों पर मृत साधकों द्वारा छोड़े गए काफी खजाने थे, लेकिन वे साधक शायद सभी स्थानीय ही थे। ज्यादा से ज्यादा उनके हथियार ज्यादातर दाव हथियार ही थे। 14वें स्तर से 18वें स्तर तक मुझे कोई खजाना नजर नहीं आया। निंग के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन 19वें स्तर पर तो वास्तव में एक शाश्वत हथियार है। इन स्थानीय लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वे संभवतः एक शाश्वत हथियार बना सकें। निंग ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस स्तर को सावधानी से देखा। इस स्तर पर केवल 19 दुष्टात्माएं थीं। ये 17वें स्तर से ज्यादा अलग नहीं लग रहा था। वूश! अचानक जमीन के अंदर से शक्ति की एक आभा फूट पड़ी, इतनी शक्तिशाली कि निंग भी थोड़ा हिल गया। उसने दूर कहीं जमीन को फटते देखा। अचानक एक आकृति उभरी। यह आकृति नीले कवच और नकाब पहने हुए थी, जिसके पीछे सिर्फ उसकी ठंडी आंखें दिखाई दे रही थीं। उसकी पीठ पर कुल 9 रक्तवर्णी तलवारें थीं। निंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बाहरी दुनिया में तलवारबाजी के उन 3 महारथियों को देखा था। सबसे शक्तिशाली उस सर्वशक्तिमान हेगेमोन के बराबर था वह विशालकाय व्यक्ति जो उस गहरे नीले रंग की महान तलवार को चला रहा था। बाकी 2 उसके दोस्त या अनुचर थे और उनमें से एक बिल्कुल उस आदमी जैसा दिखता था जो अभी अभी प्रकट हुआ था, सिवाय इसके कि असली संस्करण ने उन 9 रक्तवर्णी तलवारों को जमीन में गाड़ दिया था। अगर तुम मुझे मार सकते हो तो तुम उन 9 खजानों को जीत लोगे जो गुरु ने पीछे छोड़ दिए थे। वे 9 तलवारें अनगिनत सालों तक गुरु के साथ रहीं और उनमें इतनी असाधारण शक्ति है कि वे ब्रह्मांड के खजानों के बेहद करीब हैं। अगर तुम उनका इस्तेमाल न भी करना चाहो और उन्हें बेच भी दो, तो भी हर एक तलवार तुम्हें कम से कम 50 लाख घनों का अराजक अमृत दिलाएगी। अगर तुम उन्हें एक सेट के रूप में बेच दो तो उनका मूल्य अथाह होगा। नीले कवच वाली आकृति ने ठंडे स्वर में कहा। वे 9 तलवारें वाकई बहुत कीमती थीं, लेकिन निंग को जरा भी लालच नहीं हुआ। पूरे समय वह उस नीले कवचधारी आकृति को बेहद गंभीर भाव से बिना पलक झपकाए देखता रहा।
हालांकि वह आकृति उसके गुरु की बात कर रही थी, लेकिन उसके शरीर के भीतर मौजूद तलवार इच्छा की भयावह आभा बाहर मौजूद दिवंगत महागुरु की आभा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उनकी आभा हत्या और कत्लेआम की आभा थी, लेकिन इतनी ऊंची कि निंग के वर्तमान स्तर से अथाह रूप से ज्यादा थी। दरअसल निंग को यकीन था कि एक सच्चे शाश्वत सम्राट की तलवार इच्छा ऐसी ही होगी। मैं तो बस विश्व स्तर पर हूँ। फाइन लॉर्ड्स को हराना एक बात है, लेकिन इस आदमी में दाव की गहरी समझ है। निंग पहले ही अपने 3 सिर 6 भुजाएं प्रकट कर चुका था और उसने अपनी 6 शाश्वत तलवारें थाम लीं और गंभीरता से प्रतीक्षा करने लगा। डरो मत, मेरी पीठ पर ये 9 तलवारें असल में वो तलवारें नहीं हैं जिनका इस्तेमाल गुरु करते थे। ये 9 दाव हथियार हैं जिन्हें गुरु ने अपनी मृत्यु से पहले यूं ही गढ़ लिया था। नीला कवच पहने वह व्यक्ति निंग की ओर बढ़ा। उसके हर कदम में उसकी हत्या की मंशा गूंज रही थी। उसकी हर हरकत सेनाओं और रथों की टक्कर जैसी लग रही थी। हत्या और इतनी निराशा से भरी कि निंग की भी सांस फूलने लगी। निंग समझ गया था कि यह कितना घातक होगा। प्राइमजेंस चेन पार करके प्राइम रीचेज में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली होगा, लेकिन 19 अनंत हथियारों और विभिन्न भंडारण खजानों को देखते हुए यहाँ 1 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और कोई आश्चर्य नहीं, ये प्रतिद्वंद्वी बेहद भयानक था। यदि तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें वे 9 तलवारें मिलेंगी जो मास्टर ने इस्तेमाल की थीं। नीले कवच वाली आकृति ने आग्रह किया। निंग की आंखें और भी ठंडी होती गईं। जब वह इस दुनिया में आया था तो उसने देखा था कि वे 9 रक्तवर्णी तलवारें जमीन में गहराई तक धंसी हुई थीं। कोई भी उन तलवारों को नहीं हटा सकता था। दूसरे शब्दों में, इस नीले कवचधारी आकृति को मारने में सक्षम कोई भी विश्व स्तरीय साधक कभी नहीं हुआ था। गड़गड़ाहट। निंग की आंखें बर्फ की तरह जमी हुई थीं। बाकी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए उसने तुरंत अपनी चमकदार दाव बिजली और दाव जल छोड़ दिया, जिससे वे विशाल तलवारों में बदल गईं और तेजी से फैल गईं। उसने अपने आसपास के 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र को तलवार के दाव के एक भयानक उजाड़ बंजर इलाके में बदल दिया। जहां तक नीले कवच वाली आकृतियों का प्रश्न है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इनमें से कुछ भी नहीं देखा या सुना, क्योंकि वह निंग की दिशा की ओर, उस बंजर भूमि की ओर चलता रहा जो केवल तलवारों से भरी हुई थी। पुस्तक 28 अध्याय 29 एक भाग्य। मेरा यिन यांग तलवार डोमेन मेरी सबसे अच्छी मारक तकनीकों में से एक है। पहले देखते हैं कि यह कैसा काम करता है। जी निंग अपने डोमेन का इस्तेमाल करके पहले अपने प्रतिद्वंदी को परखना चाहता था। झनकार 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 झनकार। नीले कवच वाले उस व्यक्ति ने अचानक कुल 9 भुजाएं प्रकट की जो आगे बढ़कर उन 9 रक्तवर्णी तलवारों को खींच रही थीं। 9 तलवारें अचानक हल्की सी कंपन करने लगीं और ऐसा करते हुए किसी तरह एक साथ मिलकर स्वाभाविक रूप से तलवारों की एक अजीब सी रोशनी की परत बन गई जो उसके चारों ओर एक लहरदार अवरोध का काम कर रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और निंग के प्रभाव क्षेत्र में और भी गहराई तक पहुंचता गया। उन 9 तलवारों द्वारा बनाई गई तलवार प्रकाश बाधा निंग के यिन यांग तलवार क्षेत्र को आसानी से भेदने में सक्षम थी, मानो वे पानी में चलती हुई मछलियां हों। क्या निंग डोमेन के नियंत्रण में था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका प्रतिद्वंद्वी एक मछली की तरह फिसलन भरा है, जिससे उसके लिए उसके खिलाफ सही हमला करना असंभव हो गया है। वह इतना ताकतवर नहीं है, ज्यादातर उसकी शक्ति विश्व स्तर की भी नहीं है। समस्या यह है कि उसकी अंतर्दृष्टि का स्तर बहुत ज्यादा है। निंग प्रतिद्वंद्वी की हर हरकत को साफ साफ समझ पा रहा था, लेकिन निंग को यह समझना मुश्किल हो रहा था कि वे 9 तलवारें आपस में कैसे प्रतिध्वनित होकर तलवार प्रकाश का एक लहरदार घेरा कैसे बना रही थीं। ये शाश्वत सम्राट स्तर का एक तलवार दाव था। ये समझना जरूरी है कि ब्राइट शो साम्राज्य में तलवार महल में एक भी जीवित शाश्वत सम्राट नहीं था। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उससे कैसे निपटना चाहिए? निंग काफी घबरा रही थी। वह समझ सकता था कि उसका प्रतिद्वंदी उतना ताकतवर नहीं है जिसकी उसे उम्मीद थी। अगर उसके प्रतिद्वंदी में एक शाश्वत सम्राट जैसी अंतर्दृष्टि और एक डाउलॉर्ड जैसी ताकत होती तो निंग उसके सामने टिक ही नहीं पाता। और फिर भी, हालांकि निंग पहले चरण के डाउलॉर्ड जितना ही तेज और ताकतवर था, फिर भी उसे लग रहा था कि वह इस कमजोर प्रतिद्वंदी पर कोई वार करने में पूरी तरह असमर्थ है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुकाबला करना जिसकी अंतर्दृष्टि आपसे कहीं ज्यादा हो, सबसे ज्यादा निराशाजनक होता था। आप ताकतवर तो हो सकते हैं, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल करने का आपके पास कोई तरीका नहीं होता। जहां तक आपके प्रतिद्वंदी की बात है, तो वह अपने हमलों को हक से 1000 गुना ज्यादा प्रभावी बना सकता था। तुम्हारा तलवार दाव क्षेत्र मुझे थोड़ा धीमा कर सकता है। नीला कवच पहने आकृति शांति से आगे बढ़ती रही और बोलती रही। दरअसल ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो तुम गुरु के खजाने जीतने के योग्य भी नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम मर जाओ। वह स्पष्टतः काफी तेजी से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने स्थिर गति से आगे बढ़ना चुना। निंग के सिर के अंदर एक प्रकाश कौंध गया जब उसने तलवार की रोशनी की लहरदार बाधा को देखा, लेकिन एक पल बाद अंतर्दृष्टि गायब हो गई। वे 10,000 किलोमीटर दूर थे। हालांकि नीले कवच वाला वह व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा था, फिर भी वह सिर्फ 10 सेकंड में निंग तक पहुंच गया। मारना। उसकी आंखों में हत्या का भाव फूट पड़ा जब उसकी सभी 9 रक्तवर्णी तलवारें चलने लगीं। फुश फुश फुश। 9 तलवारें एक क्रम में व्यवस्थित ढंग से एक सुंदर लेकिन अजीब लय में वार कर रही थीं। जैसे ही 9 तलवारें एक साथ निंग की ओर वार कर रही थीं, वे अचानक एक विशाल रक्त रंग की महान तलवार में बदल गईं।
जाहिर है 9 तलवारें मिलकर एक हो गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप वे नाटकीय रूप से और भी शक्तिशाली हो गईं। झंकार। निंग ने अपने दिमाग से सभी विचार निकाल दिए और अपने 6 वायलेट ज्वेल्स का उपयोग करके 16 हॉट मुद्रा अपनाई, जिससे 6 तलवारें 6 ब्लैक होल में बदल गईं, जिनका उपयोग उसने हमले से बचाव के लिए किया। टकराना। इस टक्कर से निंग की सुरक्षा व्यवस्था तुरंत छिन्न-भिन्न हो गई और नष्ट हो गई। वह तुरंत पीछे की ओर उड़ गया और जमीन में एक गहरी खाई उभर आई। ये खाई हजारों किलोमीटर लंबी और कई दर्जन मीटर गहरी थी। निंग का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। ग्रेटजॉय, सोलविंड या कोई भी उसे इस तरह कुचल नहीं सकता था। अस्वीकार्य। मुझे जवाबी हमला करना होगा। अगर मैंने उसे यूं ही मुझ पर वार करने दिया तो मैं ये लड़ाई जरूर हार जाऊंगा। एक झटके के साथ निंग एक प्रकाश की किरण में बदल गया और आगे बढ़ा। उसके यिन यांग तलवार क्षेत्र ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र को घेर लिया। यिन यांग तलवार क्षेत्र का सामना करते हुए नीले कवच वाले उस व्यक्ति ने एक बार फिर अपनी 9 रक्तवर्णी तलवारों का इस्तेमाल तलवार की रोशनी का एक सुरक्षात्मक घेरा बनाने के लिए किया, जिससे वह आसानी से उस क्षेत्र से बच गया। उसने अपना सिर उठाया और निंग को एक ठंडी नजर से देखा। निंग की आंखें सचमुच चमक उठीं। हालांकि वह मेरे क्षेत्र का विरोध करने में सक्षम है, फिर भी अब वह पहले से बहुत धीमी गति से चल रहा है। हालांकि मैं अभी भी अपनी सामान्य गति से चल रहा हूँ। निंग तुरंत प्रकाश की एक किरण में बदल गया, जो एक बार फिर नीले कवच वाले व्यक्ति की ओर बढ़ी। स्विश। जब निंग उस नीले तीर वाले व्यक्ति से सिर्फ 90 मीटर की दूरी पर पहुंच गया तो वह अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। यहाँ तक कि उसकी तलवार भी पूरी तरह गायब हो गई थी। ब्राइट मून, तलवार कला, छायाहीन रुख, अचचच। तलवार की रोशनी की धारियां प्रकट हुईं। यिन यांग तलवार क्षेत्र में छिपी हुई और पूरी तरह से अदृश्य। वे नीले कवचधारी आकृति की ओर प्रहार करते हुए कटाव और हैकिंग के रूप में उड़ीं। नीले कवच वाले व्यक्ति ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, जबकि उसके हाथों में 9 तलवारें थोड़ी सी कांप रही थीं। उसके चारों ओर तलवार की रोशनी का सुरक्षात्मक घेरा हिलने लगा, जिससे निंग के प्रहारों की शक्ति कम हो गई और फिर वे पूरी तरह से बिखर गए। फुश। निंग के हमले से बचाव करते हुए नीले कवच वाले व्यक्ति ने तुरंत ही अपना हमला शुरू कर दिया और एक बार फिर निंग की ओर बढ़ गया। भागने का समय आ गया है। निंग ने पीछे हटते हुए अपना बचाव करने की पूरी कोशिश की। हा। इस बार वह आसानी से पीछे हटने में कामयाब रहा। निंग के चेहरे पर खुशी के भाव थे। अगर मैं उस पर हमला करने की पहल करूं तो उसे अपना पूरा ध्यान मुझसे बचाव पर लगाना होगा। जब वह हमला करने लगेगा तो वह थोड़ा धीमा हो जाएगा और मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं ऐसे दुश्मन को लड़ाई में पहल करने नहीं दे सकता। निंग ने उग्रता से हमला करना शुरू कर दिया। छायाहीन तलवार इरादा। यह अविश्वसनीय रूप से भूतिया और अप्रत्याशित था, लेकिन उस आदमी के चारों ओर तलवार की रोशनी की लहरदार परतें अभी भी निंग के सभी हमलों को रोकने में सक्षम थीं, भले ही ऐसा करते समय वे हिल रहे थे। रक्तपात तलवार इरादा। इन हमलों में अविश्वसनीय भेदक शक्ति थी, लेकिन यह एक सीधा और बोर्ड से ऊपर का हमला था जिसके लिए प्रतिद्वंद्वी तैयार हो सकता था। आक्रमण करना। चकमा। निंग का इस विशेषज्ञ से बार बार टकराव हुआ। तलवार के दाव में शाश्वत सम्राट स्तर की अंतर्दृष्टि रखने वाले किसी व्यक्ति से द्वंद्व युद्ध का मौका अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान था। किसी अजीब वजह से निंग को लगातार ऐसा लग रहा था मानो उसके मन में प्रेरणा की एक चिंगारी तैर रही हो, लेकिन अफसोस, वह चाहे जो भी करे उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। अब जितना ज्यादा वह अपने प्रतिद्वंदी से जूझता उतना ही उसे लगता जैसे वह उसे छू ही रहा हो। क्या आपके पास बस यही सब तकनीकें हैं? नीले कवच वाले आदमी ने अचानक कहा। निंग थोड़ा चौंका। कितना बोरिंग। तुम अपने आक्रामक दाव को अपने रक्षात्मक दाव में पूरी तरह से मिला भी नहीं पाए हो। नीले कवच वाले व्यक्ति ने आह भरी। वाह, आखिरकार उसने अपनी चाल चल ही दी। ये पहली बार था जब नीले कवच वाले व्यक्ति की गति अचानक और नाटकीय रूप से बढ़ गई। उसके चारों ओर मौजूद 9 रक्तवर्णी तलवारें तलवार की रोशनी के एक पर्दे में बदल गईं और वह व्यक्ति स्वयं एक विशाल तलवार में बदल गया। अगर वह पहले निंग के क्षेत्र में पानी में मछली की तरह चलता था तो अब वह एक तलवार की तरह था जो भयानक गति से क्षेत्र को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। वह निंग पर झपटा, निंग की तुलना में कहीं अधिक तेज गति से। निंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब उसे एहसास हुआ कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने पहले उसकी असली शक्ति के आसपास भी कुछ इस्तेमाल नहीं किया था। काट दो। नीले कवच वाला आदमी और उसकी 9 तलवारें एक विशाल तलवार के रूप में हवा में नीचे की ओर कट गईं और सीधे निंग की ओर बढ़ीं। निंग के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह केवल हमले को रोकने की पूरी कोशिश कर सकता था। टकराना। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया टूटकर बिखर गई हो। निंग पूरी तरह से पीछे की ओर उड़ गया। उसके 6 शाश्वत हथियार इस हमले का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ थे और उसके सारे हथियार पहले ही वार में ध्वस्त हो गए। दरअसल उसके 2 वायलेट ज्वेल्स उसकी पकड़ से छूटकर उड़ गए। गड़गड़ाहट। उसके नीचे की जमीन कांप उठी, क्योंकि कई लाख किलोमीटर के क्षेत्र में सब कुछ प्रघात तरंगों के कारण धूल में बदल गया था। निंग उस विशाल गड्ढे में पड़ा था। उसकी उंगलियां सुन्न होकर फड़क रही थीं। वह अपने 4 शाश्वत हथियारों को बमुश्किल ही संभाल पाया था। बाकी 2 हथियार उड़ गए थे। मेरी दूसरी काट खाओ, नीले कवच वाली आकृति ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन निंग के चेहरे पर सचमुच खुशी के भाव थे, क्योंकि उसे आखिरकार समझ आ गया था कि प्रेरणा की वह मायावी झलक क्या होती है। तलवार। आखिरकार आप लकड़ी के एक खंभे पर घर नहीं टिका सकते, उसे एक पूरे का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, तो बात ऐसी ही है। मैं रक्षा में सबसे कुशल हूँ, लेकिन मेरा 16 हॉट स्टांस पिछले कुछ समय से एक बॉटलनेक में फंसा हुआ है।
मैंने 2 आक्रामक सुप्रीम डाओ बनाए हैं, लेकिन मैं अपने 16 हॉट स्टांस को पूरी तरह से अपग्रेड नहीं कर पाया हूँ। हाँ, निंग हंसा। रक्षात्मक तकनीकों में उसकी प्रतिभा बहुत ऊंची थी और इसलिए वह बहुत पहले ही वैकल्पिक ब्रह्मांड की अपनी यात्राओं के दौरान एक बॉटलनेक में पहुंच गया था। उसकी आक्रामक तकनीकें लगातार निखरती जा रही थीं, इस हद तक कि उसने उनके लिए 2 सुप्रीम डाओ विकसित कर लिए थे। फिर भी उसका 16 हॉट रुख अचानक रुक गया था। जब निंग ने पहली बार अपने प्रतिद्वंदी को तलवार की रोशनी के उस अवरोध का इस्तेमाल करते देखा तो उसे लगा जैसे उसकी किस्मत का कोई बड़ा झटका लगा हो। अफसोस, वह जो देख रहा था उसे ठीक से समझ नहीं पाया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, निंग आखिरकार ऐसा करने में कामयाब हो गया। एक चॉपस्टिक को आसानी से आधा तोड़ा जा सकता है, चॉपस्टिक्स के पूरे बंडल को काटना लगभग नामुमकिन है। निंग खुद पर हंसे बिना नहीं रह सका। कभी कभी चीजें इसी तरह काम करती थीं। एक बार जब आप चीजों की असली प्रकृति को समझ गए तो आप इस सिद्धांत के सरल होने पर अचंभित हुए बिना नहीं रह सके। निंग का 16 हॉट रुख वास्तव में सुप्रीम डाओ में विकसित न हो पाने का कारण ये था कि उसका 16 हॉट रुख एक एकल लक्ष्य रक्षात्मक तकनीक था। निंग अपनी प्रत्येक तलवार का इस्तेमाल बचाव के लिए करता था और एक ही समय में इस तरह से अधिकतम 6 तलवारों का इस्तेमाल कर सकता था। 6 तलवारें स्वतंत्र रूप से काम करती थीं। बेशक उनकी शक्ति की एक सीमा थी। सच है, वे एक हद तक सहयोग कर रहे थे और पहले निंग को लगता था कि वे एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को उस रक्षात्मक तलवार कला का इस्तेमाल करते देखा तो उसे एहसास हुआ कि एक साथ काम करने का असली मतलब क्या होता है। उसे भी यही करना था ताकि सब कुछ सचमुच एक साथ मिल जाए। उसके प्रतिद्वंद्वी की 9 रक्त रंग की तलवारें आसानी से आपस में मिलकर तलवार प्रकाश का वह अवरोध बना सकती थीं। जब उसका प्रतिद्वंद्वी हमला करने का फैसला करता तो वे आसानी से एक विशाल महातलवार में मिल जाती। एक साथ मिलकर काम करने का वास्तविक अर्थ यही था। 16 हॉट रुख। निंग का हाथ बाहर निकल गया, जिससे उसके हाथों से छूटी हुई 2 अनंत तलवारें तेज गति से उसकी ओर उड़ती हुई आ गईं। 6 शाश्वत तलवारें एक साथ गति कर रही थीं और हर एक ने 16 हॉट मुद्रा अपनाई और आपस में जुड़ने लगी। धीरे धीरे 6 शाश्वत तलवारें धीरे धीरे रूपांतरित और एकरूप होने लगीं। निंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए देखा था और कई बार उससे भिड़ चुका था, जिससे निंग को कुछ प्रमुख तत्व सीखने को मिले। इन मुद्राओं को सही मायने में एक साथ मिलाना उतना आसान नहीं था जितना कि सभी 6 तलवारों को एक ही मुद्रा में रखना, बल्कि उन्हें इसके अलग अलग हिस्सों के लिए जिम्मेदार होना था। ये कुछ वैसा ही था जैसे एक पूर्ण मनुष्य के पास नाक, मुंह, 2 आंखें और शरीर के अन्य अंग होते हैं। निंग ने गुस्से में पीछे की ओर कदम बढ़ाया और अपने प्रतिद्वंद्वी से दूर रहने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह इस नए विचार का परीक्षण कर रहा था। धमाका! निंग की 6 तलवारें अचानक एक ब्लैक होल में बदल गईं, जिसने निंग को पूरी तरह से घेर लिया और ब्लैक होल के किनारों पर एक लहरदार अवरोध जैसा कुछ था। यही असली 16 हॉट मुद्रा है। आखिरकार ये रक्षा के सर्वोच्च दाव के रूप में वर्णित होने लायक है, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका यिन यांग स्वॉर्ड डोमेन हमलावरों के समूहों से निपटने में शानदार था, लेकिन 16 हॉट मुद्रा एक विशाल शक्तिशाली दुश्मन से निपटने के लिए कहीं बेहतर थी। निंग ने अंततः अपने 16 हॉट तलवार इरादे को समझ लिया था और उसमें महारत हासिल कर ली थी, जो ब्राइट मून के उसके 5 रुखों में से चौथा तलवार इरादा था। पुस्तक 28 अध्याय 30। उसे रोको। काट! नीले कवच वाला युवक तलवार की रोशनी की एक विशाल रेखा में बदल गया, जिसने जी निंग के यिन यांग तलवार क्षेत्र में एक रास्ता तोड़ दिया। निंग ने तलवार की रोशनी को देखा तो वह निराशा से भर गया। जब अंतर्दृष्टि और समझ में जबरदस्त असमानता होती है तो यही होता है। एक शाश्वत सम्राट की तलवार नियत। ये सचमुच पूरी तरह से अनुचित था। यद्यपि निंग मानसिक रूप से हिल गया था, फिर भी वह शांत और सतर्क रहने में सक्षम था, क्योंकि उसने अपनी 6 तलवारों को 16 हॉट तलवार इरादे में बदल दिया था, जिसे उसने अभी विकसित किया था। वूश! यह ऐसा था जैसे कोई मोर अपने पंख फैला रहा हो या हवा में लहराते पत्ते। 6 तलवारें एक साथ एक संपूर्णता की तरह हिल रही थीं और स्वाभाविक रूप से एक साथ मिलकर एक भयानक ब्लैक होल का निर्माण कर रही थीं, और हर तलवार ब्लैक होल के निर्माण में एक विशिष्ट भूमिका निभा रही थी। धमाका! नीले कवच वाली आकृति की भयानक तलवार की रोशनी सीधे उस काले छेद से टकराए। छट! निंग ने अपनी सारी शक्ति, जो पहले चरण के डाउनलोड के बराबर थी, अपने नए 16 हॉट तलवार आशय में डाल दी, जिससे वह एक भयानक स्तर की शक्ति छोड़ सका, जिसने उसके प्रतिद्वंद्वी के रुख को बुरी तरह कुचल दिया। टकराना! उसके प्रतिद्वंदी की तलवार की रोशनी कांपने और मुड़ने लगी, जिससे उसकी शक्ति तुरंत कम होने लगी, जिससे नीला कवचधारी आकृति एक बार फिर दिखाई देने लगी। इस क्षण नीला कवचधारी आकृति ने जरा भी संकोच नहीं किया, बल्कि तुरंत तेज गति से पीछे हटने का फैसला किया। वह आकृति दूर खड़ी होकर निंग को आश्चर्य से देख रही थी। मैं कामयाब रहा। यही असली 16 हॉट मुद्रा है। निंग का दिल खुशी से भर गया। यही असली 16 हॉट मुद्रा थी जिसकी उसे हमेशा से चाहत थी। 6 तलवारें एक साथ वार कर रही थीं, मानो वे एक ही अविभाज्य इकाई का हिस्सा हों। अगर वह अपने बराबर की ताकत वाले किसी से भी लड़ता तो वह उनके हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर सकता था। यहाँ तक कि जो लोग उससे अधिक शक्तिशाली थे और जिन्हें दाव के बारे में उच्च स्तर की जानकारी थी, वे भी इस रक्षात्मक तकनीक से अपने हमलों को नाटकीय रूप से कमजोर होते हुए देखते थे। दूर नीले कवच वाली आकृति ने ठंडी सिसकारी भरी। ज्यादा घमंडी मत बनो। अब तक तुम मुझे सिर्फ एक बार ही रोक पाए हो। अब मेरी तीसरी काट तो देखो।
हालांकि नीला कवच पहने यह व्यक्ति शारीरिक रूप से काफी कमजोर था, लेकिन उसकी तलवारबाजी का स्तर बहुत ऊंचा था। निंग को हर वार से निपटने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी और इसी वजह से वह अपनी 16 मुद्रा को और भी निखारने में कामयाब हो पाया। दोनों के बीच चाय की केतली उबालने के लिए आवश्यक समय के लिए संघर्ष हुआ, लेकिन नीला कवचधारी व्यक्ति अभी भी निंग को कुछ नहीं कर सका। अरे बच्चे, अपना नाम बताओ, दूर से नीले कवच वाली आकृति अचानक ठंडी आवाज में बोली। मैं डार्कनॉर्थ हूँ, निंग मुस्कुराते हुए बोला। अब जब उसने तलवार चलाने का नया इरादा बना लिया था तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे मूड में था। डार्कनॉर्थ, हम रक्षात्मक कौशल के मामले में तो आप पूर्णता के शिखर पर पहुंच गए हैं, नीले कवच वाले व्यक्ति ने कहा। जब आपका तलवार इरादे वाला क्षेत्र सक्रिय और फैला हुआ हो तो अगर मैं आप पर हमला करना चाहता हूं तो मुझे पहले उसकी शक्ति सहन करनी होगी। इससे मेरा ध्यान भटक जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मैं अपनी पूरी शक्ति का केवल 60%-70% ही इस्तेमाल कर पाता हूँ। निंग हंसा। उसका यिन यांग तलवार क्षेत्र समूह के हमलों से निपटने के लिए बेहद उपयुक्त था। हालांकि अगर निंग किसी एक ही प्रतिद्वंद्वी से निपट रहा होता तो वह उस प्रतिद्वंद्वी को फंसाने और धीमा करने में भी बेहद कारगर होता, जिससे प्रतिद्वंद्वी की शक्ति कम हो जाती। नीले कवच वाले इस व्यक्ति को अपनी तलवार कला के जरिए लगातार उस क्षेत्र से दूर रहना पड़ता था, इसलिए युद्ध में वह अपनी पूरी चरम शक्ति का इस्तेमाल करने में पूरी तरह असमर्थ था। और तुम्हारी नजदीकी लड़ाई की रक्षात्मक क्षमताएं भी बहुत जबरदस्त हैं। जब तुम दोनों को मिला दोगे तो मैं भी तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा। नीले कवच वाले ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम अब जा सकते हो। छोड़ो, निंग चौंका। नीले कवच वाले व्यक्ति ने निंग की तरफ देखा। उसके मुखौटे के पीछे सिर्फ उसकी ठंडी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, इसका मतलब है कि तुम अगले स्तर पर जा सकते हो। तो फिर उन 9 तलवारों का क्या हुआ जो तुम्हारे गुरु पीछे छोड़ गए थे, सीनियर? निंग खुद को ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। ये तलवारें एक शाश्वत सम्राट द्वारा छोड़ी गई थीं। निंग ने स्वयं देखा था कि प्रत्येक तलवार में कितनी भयानक शक्ति थी। कोई भी साधारण शाश्वत हथियार उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा जब इन्हें एक साथ इस्तेमाल किया जाता तो शायद कुछ और विशेष शक्तियां भी प्राप्त हो जाती। क्या तुम सचमुच मेरे स्वामी की 9 तलवारें लेने की योजना बना रहे हो? नीले कवच वाली आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। निंग ने हंसते हुए कहा, यदि आप मुझे ये देने को तैयार हों तो मैं इन्हें अस्वीकार नहीं करूंगा। जैसा मैंने कहा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम गुरु द्वारा छोड़ी गई 9 तलवारें जीत लोगे। नीले कवचधारी आकृति ने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम भी मुझे नहीं मार सकते। इसका मतलब है कि तुम गुरु की 9 तलवारें पाने के लायक नहीं हो। बोलने के बाद नीला कवच पहने वह व्यक्ति जमीन में धंस गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये तो बहुत तेज था। निंग हंसे बिना नहीं रह सका। क्या वाकई उसके लिए इतनी तेजी से भागना जरूरी था? ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती उससे तलवारें छीन लूं। नीले कवच वाला वह व्यक्ति वाकई बहुत भयानक था। उसके हमले निंग से कहीं ज्यादा तेज थे और वह काफी तेज भी था। शुक्र है कि निंग के पास यिन यांग स्वॉर्ड डोमेन और 16 मुद्रा, 2 बेहद मजबूत रक्षात्मक तकनीकें थीं, जिनका इस्तेमाल करके वह इस कठिन दुश्मन को परास्त कर पाया। यही वजह थी कि निंग इस मुश्किल परीक्षा में बच गया। अब जाने का समय हो गया है। निंग ने जमीन को भी खोदा और उससे होते हुए अगले गहरे स्तर और उसमें मौजूद अथाह दुनिया तक पहुंचा। निंग राक्षसों के रसातल के स्तरों से नीचे की ओर बढ़ता रहा। अगले कुछ स्तर काफी आसान थे क्योंकि उसे बस कुछ ही राक्षसों से निपटना था और इस तरह वह 24वें स्तर तक पहुंच गया। 24वीं मंजिल पर उसने एक रक्तवर्णी भवन को प्रमुखता से स्थापित देखा। भवन के सामने नीले कवचधारी एक आकृति खड़ी थी और उस भवन को घेरे हुए दानवों का एक पूरा समूह खड़ा था, जो सभी नीले कवचधारी उस आकृति का बहुत सम्मान करते प्रतीत हो रहे थे। फिर से नमस्कार वरिष्ठ। निंग उड़कर आया और नीले कवच वाली आकृति की ओर झुक गया। हम नीले कवच वाली आकृति ने सिर हिलाया, फिर दूर एक विशाल भंवर की ओर इशारा किया। वहीं बाहर निकलने वाली सुरंग है, तुम उससे होकर बाहरी दुनिया में पहुंच सकते हो। तुम्हारा 24वें स्तर तक पहुंच जाना ही काफी प्रभावशाली है। अगर तुम अभी चले जाओ तो तुम मेरे मालिक के खजानों में से एक और उनकी तलवार कला की विरासत में से एक जीतोगे। खजाना? निंग ने पूछा, क्या ये तलवारों में से एक है? ऐसा नहीं है। नीले कवच वाले व्यक्ति ने निंग की तरफ देखा। वे 9 तलवारें मेरे गुरु के सबसे महत्वपूर्ण खजाने थे और वे उनके असली उत्तराधिकारी को दिए जाएंगे। मुझे लगता है कि तुम मानद शिष्य बनने के योग्य ही हो। मैं तुम्हें गुरु के पास मौजूद विभिन्न बेतरतीब खजानों में से एक दे दूंगा। निंग ने पूछा, वरिष्ठ, क्या ये सच नहीं है कि राक्षसों के रसातल में कुल 36 स्तर हैं? मैं तो अभी 24वें स्तर पर हूँ। क्या तुम नीचे की ओर ही जाना चाहते हो? नीले कवच वाली आकृति ठंडी मुस्कान के साथ बोली। नीचे के तल कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। मेरे मालिक के खजानों में से एक और तलवारबाजी की विरासत से संतुष्ट रहो। निंग ने सिर हिलाया। इस वैकल्पिक ब्रह्मांड की यात्रा के लिए उसने कई कष्ट सहे थे, जिसमें जेनेसी लेंस तक पहुंचने से पहले 10,000 साल की भटकन भी शामिल थी। क्या उसे एक शाश्वत सम्राट का मानद शिष्य बनकर यूं ही चले जाना चाहिए था? निंग मान जाता अगर वह आदमी उसे वो 9 तलवारें देने को तैयार होता, क्योंकि हाथ में एक चिड़िया जंगल में 2 चिड़ियों के बराबर होती है। लेकिन शाश्वत सम्राट के पास मौजूद एक बेतरतीब खजाने के लिए निंग ने डार्कस्पेस के ढेर सारे फ्लेमस्टोन हासिल कर लिए थे। उसे दूसरे खजानों की कोई परवाह नहीं थी। इसके अलावा सम्राट मिरजनो ने निंग को 4 बेहद कीमती गोलेम दिए थे। इस दिवंगत शाश्वत सम्राट के बेतरतीब खजानों की कीमत शायद इतनी भी नहीं होगी। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, निंग ने कहा।
मैं अब नीचे जाऊंगा सीनियर। फुस। निंग एक रोशनी की लकीर में बदल गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसकी छायाहीन बचाव क्षमता ने उसे आसानी से अगले स्तर तक नीचे जाने में मदद की। ये बच्चा, नीले कवच वाले व्यक्ति ने निंग को नीचे की ओर ड्रिल करते हुए देखकर भौहें चढ़ाईं। ये बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी है। यह ऐसे रास्ते पर जाने की जिद करता है जहां से वापसी संभव नहीं है, और मैं इसे रोक भी नहीं सकता। झटपट, नीला कवचधारी आकृति भी तुरंत गायब हो गई। निंग की तुलना में कहीं अधिक तेज गति से आगे बढ़ रही थी। राक्षसों के रसातल का 31वां स्तर। ये जगह अविश्वसनीय सुंदरता से भरी थी, चहचहाते पक्षियों और सुगंधित फूलों से भरी हुई। यहाँ कोई शैतान नहीं था। एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बैठा था। उसकी पीठ पर सोने, सफेद और बैंगनी मूठ वाली तलवारों का एक त्रिक था। वह वहाँ कमल मुद्रा में बैठा इस विशाल सुंदर संसार को निहार रहा था। दूसरा भाई, एक आवाज गूंजी। कुछ ही क्षणों बाद नीले कवच वाला एक व्यक्ति कहीं से प्रकट हुआ। तीसरे भाई, बहुत समय हो गया, मुलाकात नहीं हुई। सफेद वस्त्रधारी आदमी मुस्कुराया। तुम अचानक मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैं इस बच्चे से मिला। वह तलवार के ताव में वाकई बहुत प्रतिभाशाली है, और मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा गुरु ने कहा था। मैंने कुछ भी नहीं छिपाया, फिर भी मैं उसे मार नहीं पाया। नीले कवच वाले व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। मेरी उसके बारे में अच्छी राय थी। मुझे लगा कि इस बच्चे में बहुत क्षमता है, और वह मेरे गुरु के मानद शिष्यों में से एक बनने के लिए पर्याप्त योग्य है। तुम भी उसे नहीं मार सकते थे? सफेद वस्त्रधारी आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरा नहीं, हमें ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का सामना कम ही होता है, लेकिन वह और गहराई में जाने पर अड़ा है। नीले कवच वाले आदमी ने अधीरता से कहा। जाहिर है उसे मेरे गुरु का मानद शिष्य बनने की कोई परवाह नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर आप उसे वे 9 तलवारें देने को तैयार हों तो वह आपकी बात सुनेगा। सफेद वस्त्रधारी आदमी ने चिढ़ाते हुए कहा। नीले कवच वाले व्यक्ति ने गुस्से से कहा, मास्टर के पास असल में बस वो 9 तलवारें थीं। जब तक मुझे उनके लिए कोई उपयुक्त उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता, मैं उन्हें किसी को नहीं दूंगा। ये लड़का बुरा नहीं है, लेकिन वो उस आदर्श उम्मीदवार के आसपास भी नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। सफेद वस्त्रधारी आदमी ने सिर हिलाया। अच्छा, अगर वह नीचे जाने पर अड़ा रहा तो मैं क्या करूं? इसे रोको। दूसरे भाई, इसे रोको और इसे वापस भेज दो, नीले कवच वाले व्यक्ति ने तुरंत कहा। 36वां स्तर हेगेमॉन ने मरने से ठीक पहले खुद पीछे छोड़ दिया था। तुम जानते हो कि यह कितना भयानक और खतरनाक है। अनगिनत सालों में कई आत्मविश्वासी प्रतिभाशाली लोग हुए हैं जिन्होंने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया और नीचे जाने पर अड़े रहे, और वे सभी वहीं मर गए। जब सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने 36वें स्तर के बारे में सोचा तो वह अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उनके हेगेमॉन ने खुद उस जगह का निर्माण किया था। ये पूरे रसातल में सबसे रहस्यमय और सबसे भयानक जगह थी। उनका हेगेमॉन इतना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था कि यहाँ तक कि उनके स्वामी तलवार के दाव के वे 2 शाश्वत सम्राट उसके अनुचर के रूप में सेवा करने के लिए तैयार थे। उफ, मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं नाकाम रहा तो मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा, सफेद वस्त्र पहने आदमी ने कहा।